अस्सलाम वालेकुम। हैदर वाइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, हम आपके लिए पेश कर रहे हैं एक दिलचस्प कहानी, काला कफन। आज इसका दूसरा हिस्सा पेश करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। हमारा काम खत्म हो गया था, चुनाचे हम तीनों बाहर निकल आए। उस शख्स ने मुलाजमीन को हुक्म दिया कि हमें आराम से बिठाया जाए और हमारी खातिर मदारत की जाए। जिस कमरे में ये सामान सजाया गया था वहाँ से थोड़ी ही फासले पर एक जगह हम बैठ गए और मुलाजमीन ने हमारे सामने फल वगैरह लाकर रख दिए। रशीद ने कहा, कहो लुत्फ आ रहा है या नहीं। मैंने चौंक कर रशीद को देखा और फिर आहिस्ता से कहा, यह खौफनाक शख्स कौन था? सूरत से नहीं लगता था, रशीद ने कहा और हंस पड़ा। आनंदनाथ हंसकर बोला, नहीं महाराज, ऐसी बातें न कहें। अगर किसी के कानों तक पहुंच गई तो शामत आ जाएगी हमारी। बेशक अब रियासतें नहीं रहीं, लेकिन इन लोगों की शानो शौकत वही है। जरा सी देर में गर्दनें उतरवा दिया करते हैं। वो काली चरण महाराज हैं। वैसे ये समझ लो मेरे दोस्त के उनका नाम उनकी पैदाइश के बाद ही काली चरण रखा गया हुआ था। जाहिर है नाम तो पैदाइश के बाद में रखे जाते हैं, लेकिन सोचने वालों को जरा भी दिक्कत पेश नहीं आती होगी। उनकी शक्ल देखी और फौरन ही काली चरण का तस्वुर जहन में आ पहुंचा। सो काली महाराज काली चरण बन गए। तुम्हारी मर्जी है, जो दिल चाहे कहे जाओ, अपनी बात के जिम्मेदार खुद होगे। आनंद फिर बोला, अब तो यहाँ कौन सुन रहा है? तेरी तो जान ही निकली जा रही है। उसका अंदाजा चौंकता हुआ क्यों था? वो मुझे इस तरह क्यों देख रहा था, जैसे उसे मेरी जात पर कोई शक हो? मगर रशीद से इस बारे में क्या कहना? वैसे भी वो गैर संजीदा और लावाबाली सा आदमी था। महारानी शिवानी को 6:30 बजे ही आना था, मगर 5:45 बजे आ गई और मुलाजिम हमारे पास दौड़ते आते थे और उन्होंने कहा, होशियार हो जाओ, वो महारानी आ रही हैं। कई अफराद थे, उनके बीच महारानी शिवानी आ रही थी। मैं भी आनंद और रशीद के साथ खड़ा होकर उस शानो शौकत को देखने लगा। कुछ खादमाएं, कुछ मुलाजमीन, कुछ खादिम, साथ में काली चरण भी था, जो अलग ही नजर आ रहा था। महारानी शिवानी दराज कामत और निहायत खूबसूरत औरत थी। सुर्ख सफ़ेद सीप जैसी रंगत, बाल घटाओं जैसे, इतने के यकीन न आए। चेहरे पर एक अनोखा बांकपन और आंखों में बिजलियां सी कूंदती हुई। बड़े वकार से एक एक कदम रखती वो आगे आई और मैंने महसूस किया कि काली चरण आहिस्ता आहिस्ता से कुछ बिदबिदा रहा है, जिसके जवाब में महारानी ने खसूसन मुझे देखा। फिर उसकी नज़रें मेरे ही चेहरे पर गड़ी रही थी और मुझे यूं लगा था जैसे कुछ उंगलियां मेरे चेहरे को टिटोल रही हों। बेख्तियार जी चाहा कि चेहरा टिटोल कर देखूं, लेकिन फिर खुद को संभाल लिया। वो बिल्कुल करीब आ गई और मैंने उससे नजरें मिलाई। उसने बेख्तियार दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगा दिए। उसकी पुरशौक नजरें मुसलसल मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। काली चरण ने कहा, दरवाजा खोलो जी महाराज। साथ आने वालों ने काली चरण को देखा और फिर उन्होंने दरवाजा खोल दिया। महारानी शिवानी भी जैसे संभल गई। फिर पहले वो और उसके बाद हम सब अंदर दाखिल हो गए। शिवानी हमारी लाई हुई साड़ियां देखने लगी, मगर उसके अंदाज में लापरवाही थी। वो बार बार मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाती थी। फिर उसने कहा, तमाम साड़ियां बहुत अच्छी हैं, बड़ी खूबसूरत, हमें पसंद आई। दीवान जी, महारानी जी, काली चरण 2 कदम आगे बढ़ाया। हमें तमाम साड़ियां पसंद आई हैं। इन सब को संभाल कर रखवा दो और ताजरों को इनकी मुंह मांगी कीमत अदा कर दो। शिवानी ने काली चरण की जानिब से उंगली उठाकर कहा और काली चरण दोनों हाथ जोड़कर झुक गया। जी महारानी शिवानी, दीवान जी, ये लोग बहुत अच्छी साड़ियां बनाते हैं। मैं इनसे कुछ और काम कराना चाहती हूँ और इस काम के डिज़ाइन में बनवाकर इनके हवाले करने की ख्वाहिशमंद हूँ। तुम लोग साड़ियों की कीमत और अपना इनाम वसूल करो। उनमें से एक आदमी को मेरे पास छोड़ दो, वो यहाँ हमारा मेहमान रहेगा और बाद में हमारा नया हुक्म लेकर वापस पहुंचेगा। इस आदमी को यहाँ छोड़ दो, इसके लिए यहाँ क़याम को बंदोबस्त कर दिया जाएगा। शिवानी ने मेरी जानिब इशारा करते हुए कहा और काली चरण एक बार फिर हाथ जोड़कर झुक गया। जो हुक्म महारानी। शिवानी फौरन ही घूमी और पलटकर दरवाजे से बाहर निकल गई। उसका हुक्म आखिरी हुक्म था और उसमें किसी और बहस की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन मैं साकित रह गया। काली चरण ने हम तीनों से कहा, तुम लोग एहतियात के साथ ये साड़ियाँ पैक कर दो और तुम में से एक जिम्मेदार तुम मेरे साथ चले आओ और इनकी कीमतों की बात करके मुझसे रकम तय कर लो। आओ तुम दोनों बराह करम ये काम कर डालो। दीवान जी ताबीर लोगों को लेकर बाहर निकल गए और रशीद ने मुझे गले से लगा लिया। यार, यूं समझो कि तकदीर चमक गई। हमारे साहब तो इतने खुश होंगे तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। मगर ये कमीना आनंद अपनी कोशिशों की कीमत क्या मांगेगा? यार, कहीं ये गड़बड़ ना कर जाए। क्या इसे उनकी कीमतों का अंदाजा नहीं है? मैंने कहा, खैर ऐसी बात नहीं है। वो आदमी तो बहुत सियाना है और मुझसे ज्यादा कारोबारी गुर जानता है। बनिए की औलाद है और तुम समझते हो बनिए कितने तेज होते हैं, लेकिन कहीं बीच में टांका ना लगा जाए। चलो उसे भी संभाल लेंगे। वैसे उसे कीमतें मालूम है, वो हमारा मुस्तकिल एजेंट है। ये बात तो अपनी जगह। यार, जरा ये साड़ियाँ उठवाओ, देर करना मुनासिब ना होगा।
میرے ساتھ ساڑیاں اٹھوانے میں مصروف ہو گیا۔ پھر بولا ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے سو ہے، مگر تم نے مہارانی شیوانی کی نظروں میں کچھ محسوس کیا؟ میں نے سوال کیا کیا؟ رشید آنکھ دبا کر بولا وہ ساڑیاں کم دیکھ رہی تھی، تمہیں زیادہ دیکھ رہی تھی۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا بیکار باتیں ہیں، اور رشید کہکا لگا کر ہنس پڑا اور پھر بولا نہیں بھائی، یہ رانیاں مہارانیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، کسی کی تقدیر ساتھ دے جائے تو سمجھ لو کہ وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جب تم واپس آؤ گے تو نہ جانے کیا بن کر آؤ گے۔ میں نے کہا رشید میں یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ وہ بولا ارے باپ رے باپ، کیسی خوفناک باتیں کر رہے ہو، بھلا شیوانی کا حکم اور اس کی تعمیل نہ ہو؟ انہوں نے پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ تم رہنا چاہتے ہو یا نہیں، اور پھر حماقت کی باتیں مت کرو۔ میں نے تو تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ راج محلوں کی کہانیاں ذرا مختلف ہوتی ہیں اور تقدیر بننے میں دیر نہیں لگتی۔ ہو سکتا ہے کہ میری غلط فہمی ہی ہو، لیکن چانس لینے میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا رشید کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم یہاں رک جاؤ؟ وہ بولا آہ کاش ایسا ہو سکتا، مگر جسے پیا چاہے وہی سہاگن، ہمیں بھلا کون پوچھتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، بہر طور تمہیں رکنا ہوگا، بس ذرا احتیاط رکھنا، بس ان کے دماغ پھرے ہوئے ہوتے ہیں، دولت اچھے اچھوں کا ستیہ ناش کر دیتی ہے، یہ لوگ اپنے آپ کو اس دنیا کا باسی نہیں سمجھتے، بس تھوڑی سی احتیاط اور بہادری کے احکامات کی تعمیل، اور پھر یار یہ تو خوش بختی ہے، کتنی حسین ہے وہ، عمر کتنی ہی ہو لیکن کیا شان ہے، کیا انداز ہے، دیکھنے دکھانے کی چیز ہے۔ چلو بھیا عیش کرو، ہماری طرف سے پیش کی مبارکباد۔ میں الجھا ہوا تھا، ویسے تو مجھے کوئی خاص پریشانی نہیں تھی، ظاہر ہے مہارانی مجھے لقمہ طرز سمجھ کر نگل تو نہیں جائیں گی، لیکن بس الجھن تھی۔ ایسی کیا بات پائی ہے انہوں نے مجھ میں، اور بات اگر رشید کی ہی ہوتی تو چلو مان لیتا کہ رشید کا کہنا درست ہے، لیکن اس سے پہلے کالی چرن نے بھی مجھے چونک کر ہی دیکھا تھا۔ کیوں آخر کیوں؟ کام ختم ہو گیا، کالی چرن اور دوسرے لوگ چلے گئے۔ کالی چرن نے مجھے محل کے خادموں کے حوالے کر دیا۔ حویلی یا محل کے بغلی حصے میں بنے ہوئے مہمان خانے میں مجھے جگہ دی گئی تھی، ہر طرح کا خیال رکھا گیا، پھل سبزیاں وغیرہ کھانے میں دی گئیں۔ میرے ذہن میں بہت سے خیالات تھے مگر بے سکونی نہیں تھی، وہموں میں الجھ کر سکون برباد کرنے سے آج تو کچھ حاصل نہیں ہو سکا تھا۔ اب میں نے ہر طرح کے حالات میں جینا سیکھ لیا تھا۔ رات خوشگوار گزری، دوسرا دن بھی گزر گیا، کوئی ایسی بات نہ ہوئی جو قابل ذکر ہو۔ شام کو ایک ملازم آیا، اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا تم ستار مل والے کے آدمی ہو نا؟ میں نے کہا جی میں ہی ہوں۔ وہ بولا مہارانی شیوانی تمہیں کچھ ڈیزائن دینا چاہتی ہیں، بہت بڑا کام ہوگا، تمہیں اس کے لیے کئی دن رکنا پڑے گا، کوئی جلدی تو نہیں ہے تمہیں؟ تم جب سے آئے ہو اندر گھسے رہتے ہو، تم مہمان ہو قیدی نہیں، محل بہت بڑا ہے، گھومو پھرو، اس جگہ رہنا پسند نہ ہو تو جہاں چاہو بندوبست کر دیا جائے گا۔ میں نے کہا نہیں جناب، مجھے یہاں ہر طرح کا آرام ہے۔ وہ بولا کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے کہا فرید اللہ۔ ہیں؟ وہ بری طرح چونک پڑا۔ فرید اللہ، میں نے اسے دوبارہ اپنا نام بتایا۔ اس کے چہرے پر پھر شک کی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، پھر وہ بولا مسلمان ہو؟ میں نے کہا جی بالکل۔ اچھا؟ وہ حیرت سے بولا۔ مجھے دیکھتا رہا، پھر ایک دم واپس پلٹ آیا، کچھ سوچ کر دروازے میں رکا، میری طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا یہاں داسیاں باندیاں بھی بہت سی ہیں، کسی کو کسی سے ملنے پر پابندی نہیں، ہنسی خوشی سمے گزارو، تم شیوانی کے مہمان ہو، ایرے غیرے کے نہیں، میں تمہارے پاس سندری کو بھیجتا ہوں، تمہیں پسند آئے گی۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ میں دروازے کو گھورتا رہ گیا، الہی کیا ماجرا ہے، اس دنیا میں رہنے والے کیا تمام لوگ میری ہی طرح پراسرار واقعات سے دوچار ہوتے رہتے ہیں؟ کیا سبھی کو زندگی میں قدم قدم پر انوکھے واقعات پیش آتے ہیں؟ کبھی سنا تو نہیں، یہاں تو طویل عرصہ سے ایسا ہی ہو رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد دروازے سے ایک سندری داخل ہوئی، سندری ہی تھی، بڑا جاذب نگاہ چہرہ تھا، اندر آ گئی اور مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھ کر بولی میرا نام روپ متی ہے۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ شوخی سے بولی کیسی ہوں؟ جی، میری گھبرائی ہوئی آواز ابھری۔ وہ بولی تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا فرید اللہ۔ وہ ناز بھرے انداز میں بولی سچ بتا دو نا۔ میں نے کہا تعجب ہے، تم میری بات کو جھوٹ کیوں سمجھ رہی ہو؟ میری بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، پھر بولی آؤ باہر چلیں، باہر بڑی سندر ہوا چل رہی ہے، تمہیں پھول پسند ہیں؟ میں نے کہا پھول کسے پسند نہیں ہوتے؟ اور میں؟ وہ پھر اسی طرح کھلکھلا کر ہنسی اور آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی آؤ میں تمہیں پھول کنڈ لے چلوں، آؤ نا۔ میں نے آہستہ سے اس سے ہاتھ چھڑا لیا مگر اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ میرے اس طرح ہاتھ چھڑانے پر اس نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا مگر کچھ بولی نہیں۔ میں اس کے ساتھ باہر آ گیا، وہ مجھے محل کے عقبی حصے میں لے آئی، لکو دک جگہ تھی، گھاس کا فرش بچھا ہوا تھا، ہر طرف ہریالی تھی، جگہ جگہ حوض و فوارے بنے ہوئے تھے، ان کے گرد سنگی مجسمے آویزاں تھے، انتہائی حسین سنگی مجسمے جنہیں بڑی مہارت سے تراشا گیا تھا، پر سب مختلف شکلیں رکھتے تھے۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ان مجسموں نے باغ کا حسن بڑھا دیا تھا۔
महल के अकबी हिस्से में ये इलाका बेहद खूबसूरत था। अभी मध्यम मध्यम रोशनी बिखरी हुई थी, लेकिन शाम तेजी से झुकती चली आ रही थी। हवा चल रही थी। अगर मौसम और माहौल के लिहाज से देखा जाता तो ये जगह इंतहाई हसीन कही जा सकती थी। अजीबोगरीब खुशबुएं चारों तरफ बिखरी हुई थी। एक मोड़ मुड़ने के बाद मैंने जो मंजर देखा वो नाकाबिले यकीन सा था। इंसानी हाथों का कारनामा ही तो मालूम नहीं होता था। फूल जैसे दीवारों में लगाए गए थे, कहीं बुलंद कहीं पस्त, कहीं ऊंचे कहीं नीचे। सबके रंग मुख्तलिफ थे और फूलों के बीचों बीच मुजस्समे इस तरह आवेजा थे जैसे कोई फूलों के दरमियान चलता चलता रुक गया हो। एक चौकोर हौज इस तरह बना दिया था जिसके किनारे बैठने की जगह थी। उसे मुजस्समों का इलाका कहा जाता तो गलत नहीं होता। शौकीन लोग ऐसे संगी मुजस्समे आवेजा करते हैं, लेकिन इतनी तादाद में नहीं। बहरहाल आम लोग राजा और रानी तो नहीं होते। रूपमती मुझे लिए हुए उसी समत आ गई। हौज के पास रुककर उसने मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखा और बोली, यह है हमारा फूलकंड। बहुत खूबसूरत जगह है। मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया। वो बोली, हमारे महाराज फूलों के रसिया हैं। बस यूँ समझ लें कि उन्होंने इस हिस्से को फूलों से रास्ता करने के लिए इतनी दौलत खर्च की है कि इससे एक गांव बसाया जा सकता था। मैंने सवालिया निगाहों से रूपमती को देखा और पूछा, कौन से महाराज? वो बोली, मालिक हैं हमारे, इस महल के मालिक हैं। उन्हीं की तो धर्मपत्नी है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि तुम दूसरे शहर से आते हो, जानते ना होगे महाराज के बारे में। हाँ, ऐसी ही बात है, मैंने जवाब दिया। वो बोली, बैठो, बैठ जाओ ना। तुम मुझे कुछ अजीब से लग रहे हो, घबराए घबराए से। क्या मुझसे परेशान हो? नहीं नहीं, मैंने नरम लहजे में कहा। मैंने हाथ पकड़ लिया था तुम्हारा, तुमने छुड़ा लिया जैसे जैसे। वो जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गई। मैंने तुम्हारे महाराज को कभी नहीं देखा। वो कहने लगी, लो, आए हुए समय ही कितना बीता है तुम्हें। वैसे भी वो बीमार हैं। ओह अच्छा, मैंने आहिस्ता से कहा और वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर बोली, बहुत कम बोलते हो तुम। वैसे क्या तुम सचमुच मुसलमान हो? क्या? मैंने हैरत से पूछा। वो बोली, नहीं, मेरा मतलब है मैंने मुसलमान नहीं देखे। शुरू ही से यहाँ पली बड़ी हूँ, इसी महल में पैदा हुई, इसी में परवान चढ़ी यहीं रहती हूँ। मैंने कहा, मुसलमानों के सींग नहीं होते, जैसे तुम लोग होते हो वैसे ही हम। हाँ, अब तो यही अंदाज़ा होता है मुझे। वो बात बात पर हंसने की आदी थी। फिर बोली, अच्छा ये बताओ क्या पियोगे? मैंने कहा, कुछ नहीं। वो बोली, वाह, ऐसा खूबसूरत मौसम, चारों तरफ बिखरे हुए फूल में मैं दारू मंगवाती हूँ तुम्हारे लिए। मैंने कहा, सुनो सुनो, रुक जाओ। ऐसी कोई शय हम मुसलमान नहीं पीते। यकीनी तौर पर इस महल में रहकर तुम्हें ये बात भी मालूम नहीं हुई होगी। वो बोली, तो फिर मैं क्या करूं? तुम्हारा उधर दीवान काली चरण है जो कहते हैं मेहमान को कोई तकलीफ ना हो, इसका दिल बहलाओ, इससे बातें करो, जो चाहे इसकी परसेदा करो, और तुम हो के ठीक से बोल भी नहीं रहे मुझसे। उसने अदा से कहा और मैं पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। बहरहाल तजज़िये से अंदाज़ा हो रहा था कि प्रोफेसर ने मुझे एक दिलचस्प माहौल मुहैया किया है। पहली बात तो ये थी कि ये रियासत वगैरह का माहौल मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। टूटे फूटे झोंपड़ों में ज़िंदगी बसर करने वाले के लिए एक अनोखा तजुर्बा था। उसके बावजूद मैं बड़ी हिम्मत और होशियारी से अपने आप को इस माहौल में जम किए हुए था। अब देखना यह था कि प्रोफेसर ने मुझे जिस तिलिस्मी माहौल में भेजा है वहाँ क्या तजुर्बात होते हैं। अंदाज़ा तो ये हो रहा था कि कुछ संगीन दिलचस्पियाँ मेरी मुंतज़िर हैं। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद वो अचानक उठती हुई बोली, जाना नहीं यहाँ से। मैं ये गई और वो आई। वो फिर हंसी और फिर आगे बढ़ गई। मैं उसे जाते देखता रहा। जब वो निगाहों से ओझल हो गई तो मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। रात की धुंधलाहटें फैल गई थीं। फूलों के रंग मांद पड़ते जा रहे थे। बड़ा तिलिस्मी माहौल था। हर तरफ एक पुरस्रार उदासी फिजा पर छाई हुई थी। यूं लगता था जैसे कुछ होने वाला है, अचानक कुछ हो जाएगा। फूलों का सकूत, उनके दरमियान खामोश खड़े मुजस्समे, ये सब किसी अनहोनी बात के मुंतजिर थे, या फिर इस माहौल ने ये एहसास मेरे दिल में पैदा कर दिया था। कुछ अजीब से इस हालात थे। वो लड़की याद आई जो इमली के दरख्त से उतरी थी और मेरे दिल पर एक अजीब सा नक्श छोड़ गई थी। उसका नाम, बातें बड़ी अजीब थीं उसकी। हो सकता है पागल हो, ये भी हो सकता है। इस अंदाज में नहीं सोचा था। अचानक मैं उछल पड़ा। श्श की एक आवाज़ सुनाई दी, बिल्कुल ऐसी आवाज़ जैसे कोई किसी को मुखातिब करता है। साफ सुनी थी, वहम नहीं था। दूसरी बार वो आवाज़ 2 मरतबा सुनाई दी। श्श। मैं उछलकर खड़ा हो गया। यकीनन कोई राजदारी से मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहता था, मगर कौन? मैंने इधर उधर देखा, मगर खामोश फूलों और पथरीले मुजस्समों के सिवा और कोई नजर नहीं आया। अचानक कुछ फासले पर रोशनी उभरी और मेरे हलक से आवाज निकल गई। उस रोशनी में मैंने 2 इंसानी साए देखे थे। मैंने उन पर नजरें जमा दी। वो रोशनी के पास से हट गए। कुछ देर के बाद मुझे उन सायों का राज मालूम हो गया। महल के मुलाजिम थे जो जगह जगह लोहे के पोल में लगे हुए
कार्बाइड के शीशे वाले लैंप रोशन करते फिर रहे थे। ये लैंप रंगीन शीशों वाले थे और उनके रोशन होने से उस जगह का हुस्न बढ़ने लगा था। मुलाजिम अपना ये काम करते हुए मेरे करीब से गुजरे। उन्होंने रुक कर मुझे देखा और फिर मैंने खेज नजरों से एक दूसरे को, और फिर वो मुस्कुराते हुए बढ़ गए। खुदाया, ये सब क्या है? ये महल, ये हवेली कोई हकीकत है? वैसे ही कोई तिलिस्म जैसा मैंने पहली हिदायत के सिलसिले में देखा था। वहां भी तो एक दुनिया आबाद थी, सब कुछ था, मुकम्मल जिंदगी थी। लेकिन मेहताब की हलाकत के बाद वहां झाड़ू फिर गई। सब कुछ तिलिस्म साबित हुआ, धोखा साबित हुआ। असल लोग अपनी जगह थे, मगर यहाँ जरा मुश्किल है। यहाँ का तिलिस्म हकीकत था, सारे हालात हकीकत थे। इस बार मैं तन्हा नहीं था। फिर रात की तारीकियों ने इस माहौल को निगलना चाहा, मगर उन रोशनियों ने रात का मंसूबा बना दिया, बल्कि रंगीन शीशों से उस माहौल को और ख्वाबनाक बना दिया था। अब हर चीज को साफ देखा जा सकता था। उन्हीं सोचों में गुम था कि शीशी की आवाज दोबारा उभरी और मेरे असाब तन गए। फिर एक सरगोशी उभरी, इधर, इस तरफ, बाएं समत। मैं बेख्तियार बाएं समत घूम गया। मेरे बाएं समत फूलों के दरमियान संगे मरमर का एक बेजान मुजस्मा इस्तादा था, पथरीला और साकित। हाँ ठीक है, मेरे पास आ जाओ। सफर जल्दी करो वरना रूपमती आ जाएगी। आवाज मुजस्मे से ही उभरी थी। लाख खुद को संभाला, हिम्मत करने की कोशिश की, लेकिन पूरे बदन में थरथरी सी दौड़ गई। मैं दहशत भरी नजरों से उस मुजस्मे को देखने लगा। उसके पथरीले होने में कोई शक नहीं था, मगर वो बोल रहा था। उस अनोखी इमारत में दाखिल होते ही जिन वाकयात से साबका पड़ा था, वो एहसास दिलाते थे कि यहाँ भी सनसनीखेज वाकयात ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। कैसी आरजू थी दिल में, कैसा जी चाहता था कि कुछ वक्त ऐसा गुजर जाए जिसमें कुछ ना हो। जैसे दूसरे लोग जिंदगी गुजारते हैं वैसे मैं भी गुजारूं, सादा सादा आम लोगों जैसी जिंदगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। हर तरह कोशिश कर ली थी। मुलाजमत इसलिए कर रहा था कि मेहनत की रोटी है। कभी किसी के दर पर जाना पड़ता था, कभी किसी के सेट हो जाता था, मगर दूसरों के रहमो करम की वजह से उन दिनों जी कुछ खुश था, मगर तकदीर को ये गवारा नहीं होता। फिर किसी जाल में आ फंसा था, न जाने अब क्या होगा। आम आदमी मुजस्मे की आवाज पर उसके पास जाने का तस्वुर भी ना करता, बल्कि खौफ से बेहोश हो जाता। मगर मैं आहिस्ता कदम उठाता हुआ उसके करीब पहुंच गया। नौजवान आदमी का बुत था, पथरीला बेजान। फिर उसके होंठों से आवाज उभरी, भाग जाओ, यहां से भाग जाओ। ये काल नगर है, काला जाल पड़ गया है तुम पर। एक बार जाल ओढ़ लिया तो फिर कभी ना जा सकोगे। भाग जाओ यहां से, भाग जाओ, ये काल नगर है। मैंने पूछा, तुम कौन हो? मुजस्समा कहने लगा, भाग जाओ, जल्दी से भाग जाओ, देखो वो आ गई। फिर मुजस्समा खामोश हो गया। मैंने सवाल किया, तुम कौन हो, मुझे बताओ, वो अभी दूर हैं। मगर मुजस्समे की आवाज दोबारा सुनाई न दी। मुझे अंदाजा हो गया था कि वो अब न बोलेगा। रूपमती करीब आ गई। दूसरी लड़कियां कुछ फासले पर रुक गईं। वो बहुत खूबसूरत झिलमिलाते लिबास पहने हुए थी। उनके पैरों में छलकने वाले जेवर थे और हाथों में फलों और मेवों के थाल। मैं उन्हें देखता रहा। उन्होंने फूलों के दरमियान घास के फर्श पर चांदनी बिछा दी, थाल सजा दिए। रूपमती बोली, आओ बैठो, कैसी लगी ये जगह? क्या ये संसार का स्वर्ग नहीं है? तुमने कहीं ऐसा देखा? मैंने पूछा, ये मुजस्समे किसने बनाए हैं? वो बोली, संग तराश ने। जिस तरह विक्रम सिंह महाराज ने यहाँ फूल लगवाए हैं, इसी तरह मुजस्समा साजों ने यहाँ पर बुत तराशे हैं। कैसे लगे तुम्हें? रूपमती ने पूछा। मैंने कहा, बिल्कुल जीते जागते। मैंने कहा तो वो फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी, अपनी मखसूस हंसी जो जहन को गिरफ्त में लेती थी। कमबख्त बड़े पुरस्रार तरीके से हंसना जानती थी। इंसान के जहन पर नगमगी की एक लहर सी दौड़ती महसूस होती थी और जहन उसकी गिरफ्त में जाने के लिए बेचैन हो जाता था। वो हंसकर बोली, असली ही तो हैं। मैंने सवाल किया, क्या मतलब? वो कहने लगी, बस पत्थर के बुत बनाने वालों ने इन्हें असली जैसा ही बनाया है। आओ बैठो, हवा में फैली खुशबू लग रही है तुम्हें, आओ ना। उसने नाज से मेरा हाथ पकड़ा और मैंने उससे बड़ी आहिस्तगी से अपना हाथ छुड़ा लिया। आगे बढ़ा और चांदनी पर जा बैठा। सामने रखे हुए मेवों के थाल देखे। बीच के एक बड़े थाल में सोने के गिलास और सोने ही की सुराही रखी हुई थी। उसने मेरे सामने दोजानू बैठकर उन गिलासों में कोई रंगीन मशरूब उंडेला और मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखने लगी। वो लड़कियां जो उसके साथ आई थी कतार बनाकर बैठ गईं। उनमें से किसी के हाथ में बरब्द था तो किसी के हाथ में तंबूरा। खूबसूरत नगमे की धुन छेड़ दी गई। माहौल वैसे ही रंगीनियों से रंगा हुआ था। खुशनुमा और खुशबुएं बखेरते हुए फूल, आसमान पर मध्यम मध्यम धुंधलाहटें, सितारों की टिमटिमाहट, नीचे रंगीन शीशों से उबलती हुई रोशनी की शुआएं जो मखसूस जावियों से उन लड़कियों को सहर अंगेज बना रही थी। सामने से आती हुई ठंडी ठंडी हवा एक इंसान पर कुदरती तौर पर सहर तारी करने के लिए काफ़ी थी, लेकिन सिर्फ उस इंसान पर जिसका वास्ता जिंदगी में पहली बार किसी सहर से पड़ा हो। मैं तो सहर ज़्यादा था ही। ऐसे ऐसे वार होते थे मुझ पर कि संभलना मुमकिन नहीं था। पता नहीं कौन कौन सी कुव्वतें एक दूसरे से बरसरे पैकार थीं जो मैं बाल बाल बच जाता था। यकीनी तौर पर उन कुव्वतों का ताल्लुक ना सिर्फ मेरी कुव्वत इरादी से था, ना मेरी जहनी पाकिजगी से। बस यूं लगता था जैसे कोई मुझे बचा लेता हो, और जब भी ये ख्याल दिल में आता बड़ी धारस मिलती, बड़ा सहारा मिलता।
نہ جانے کیا کیا کچھ یاد آ جاتا۔ ایک گہری تحقیق کا معاملہ تھا، اس سے پہلے مجبوری کا معاملہ تھا، انسان ہی تھا۔ ایک لمحہ بھٹک جانے کے لیے کافی ہوتا، لیکن بچا لیا گیا تھا، مجھے بچایا گیا تھا۔ اور اس وقت بھی ماحول کا یہ سحر میرے حواس پر فطری طور پر نہیں چھایا تھا، اور میں مسلسل خود کو سنبھالے ہوئے تھا۔ نغمے کی دھن آہستہ آہستہ تیز ہوتی گئی۔ روپ متی نے گلاس اٹھایا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ امرت جل ہے، میرے ہاتھوں سے پی لو اور امر ہو جاؤ۔ میرے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں بتا چکا ہوں روپمتی کہ میں مسلمان ہوں۔ وہ کہنے لگی، دین دھرم سارے کھیل کایا کے کھیل ہیں، انسان تو ہو۔ اس سمے اس ماحول میں جب بھگوان نے تمہیں یہ سب کچھ دے دیا ہے تو تم دین دھرم کے جال میں الجھے ہوئے ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ سب کچھ بھول جاؤ، یہ نغمہ سنو، اسے اپنے دل میں اتارو، امرت جل پیو اور امر ہو جاؤ، میں تمہاری ہوں۔ اس نے جھک کر اپنی پیشانی میری پیشانی سے ٹکرائی اور گلاس میرے نزدیک لانے کی کوشش کی۔ میں نے آہستہ سے اس کے گلاس پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں روپمتی، تمہاری بدقسمتی ہے یا میری کہ میں اپنے دین کو نہیں بھلا سکتا، اور میرے دین میں یہ سب کچھ جائز نہیں ہے۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، تو میں کیا کروں؟ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ میں نے کہا، خود کو ناکام تصور کر لو روپمتی، اور اگر ہو سکے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ روپمتی نے ہونٹ سکوڑ کر گلاس واپس تھال میں رکھ دیا اور بولی، میں کیوں کرتی یہ سب کچھ؟ بس مجھے تو حکم دیا گیا تھا کہ مہمان کا جی خوش کروں، اسے بہلاؤں اور ذرا بھی اسے اداس نہ ہونے دوں۔ میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ امرت جل کے 2 گلاس پی لو تم، تو میں تمہیں ناچ دکھاؤں۔ میں نے کہا، جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے روپمتی، انہیں واپس جا کر یہ بتا دو کہ بدقسمتی سے ایک مسلمان ان کے جال میں پھنسا ہے اور اسے ان تمام چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ نہ امرت جل پی کر امر ہونا چاہتا ہے، نہ رقص و موسیقی سے لطف اندوز ہو کر اپنا ایمان کھونا۔ بس اس سے زیادہ مجھے اور کچھ نہیں کہنا تم سے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، خوف تھا کہ کہیں اس کی ضد پر کوئی قدم بہک نہ جائے، چنانچہ یہاں سے چلے جانا ہی زیادہ اچھا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور مہمان خانے کے قریب پہنچ گیا۔ پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، لیکن اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سب بری بری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی ہیں۔ ہنسی آ گئی۔ کمبخت، ایک کے بعد ایک مصیبت گلے آ پڑتی ہے۔ بھلا اس میں بھی کوئی شک کی بات تھی کہ یہ سب کچھ ایک گہری چال تھی، کوئی گہرا جال تھا، اور اس کارروائی کے عقب میں ہو سکتا ہے کوئی پراسرار وجود میں بیٹھا ڈوریاں ہلا رہا ہو۔ امکانات تھے اس بات کے، مکمل طور پر امکانات تھے۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ یہاں کا ماحول بدل گیا تھا۔ غالباً بستروں پر نئی چادریں بچھائی گئی تھیں، کچھ اور چیزیں بھی لا کر رکھ دی گئی تھیں۔ ایک طرف ایک فریم دیوار پر ٹنگا ہوا تھا اور اس فریم میں ایک تصویر آویزاں تھی۔ یہ تصویر ایک عجیب و غریب چہرے کی تھی، قدیم طرز کا، یہ راجپوت یا ایسا سورما جو جنگ و جدل میں حصہ لیتا رہا ہو۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خون کی آمیزش تھی، اور یہ آنکھیں در حقیقت بڑے جاندار رنگوں سے بنائی گئی تھیں، بالکل اصلی اور گھورتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے ذہن اس تصور میں بھی الجھ گیا کہ یہ تبدیلیاں کیوں رونما ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ سب کچھ ہو سکتا تھا، سب کچھ۔ میں بھلا کر ہی کیا سکتا تھا؟ دروازہ بند کر لیا۔ یہ احساس دل میں تھا کہ ہو سکتا ہے روپمتی پھر اندر آ جائے اور مجھے پریشان کرنے کی کوشش کرے۔ حالانکہ میں نے اب وہ راستہ تو نہیں چھوڑا تھا کہ وہ میری جانب رخ کرے، لیکن اندازہ یہ ہوتا تھا کہ اس کی ڈور بھی کسی اور ہی کے ہاتھ میں ہے۔ کافی وقت گزر گیا۔ اس دوران کسی نے دروازہ نہیں بجایا، اور پھر میں سونے کی کوشش کرنے لگا۔ مدھم مدھم روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، پوری طرح اندھیرا نہیں تھا۔ یوں ہی اتفاقیہ طور پر تصویر پر نظر جا پڑی، اور میں لیٹے لیٹے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ نظر کا دھوکہ نہیں تھا، آنکھوں کی کوئی خرابی نہیں تھی، اور نہ ہی ذہن کا کوئی انتشار، لیکن فریم میں لگی ہوئی تصویر بے شک بدل گئی تھی۔ یہ تصویر اب مجھے کچھ اور ہی شکل میں نظر آئی تھی۔ آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بستر سے کود کر تصویر کے نزدیک آیا۔ ایک خوبصورت عورت کی تصویر تھی۔ وہ سرما تصویر کے فریم سے غائب ہو گیا تھا، جسے میں نے پہلے دیکھا تھا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا، اور کوئی تصویر بھی نہیں تھی۔ پھر گہری سانس لے کر اپنے بستر کی جانب آ گیا، اور اس کے بعد بھلا نیند میری آنکھوں میں کہاں آتی؟ کبھی کبھی پلکیں جھپک جاتی، پھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تصویر کی جانب دیکھنے لگتا۔ اب اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ تبدیلیاں بلا وجہ رونما نہیں ہوتی ہیں۔ ایک بار پھر پلکوں پر جھپکی سی آ گئی، اور اچانک کی تصویر کا تصور ذہن میں آیا تو چونک کر اسے دیکھا۔ اف میرے خدا! میں نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ تصویر پھر بدل چکی تھی، اور اگر میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی تھی تو یہ تصویر رانی شیوانی کی تھی۔ ہاں، رانی شیوانی کی۔ فریم میں بار بار تصویریں بدل رہی تھیں، اور اب یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ یہ تصویریں نہیں تھیں، یہ وہ خبیث روحیں تھیں جو تصویری شکل میں آ کر میرا جائزہ لے رہی تھیں، مجھے دیکھ رہی تھیں، میرے بارے میں اندازے لگا رہی تھیں۔ دل چاہا کہ دروازہ کھول کر باہر بھاگ جاؤں کہ کس طلسم خانے میں آ پھنسا۔ روپمتی اور دوسرے لوگ تو جا چکے تھے اور مجھے اس عذاب میں گرفتار کر گئے تھے۔ کیا کروں کیا کروں؟ یا تو لاپرواہ ہو کر آنکھیں بند کر لوں اور گہری نیند سو جاؤں، زیادہ سے زیادہ میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ لیکن انسانی فطرت کے خلاف تھا۔ بھلا اس عالم میں نیند آ سکتی تھی؟
आह, कैसे इस तिलिस्म खाने से भाग जाऊं। अगर ये छोड़कर चला जाता हूं तो प्रोफेसर के काम में मुदाखलत होती है। आखिर ये है क्या चीज़। अंदाज़ा तो उस वक्त हो गया था जब कालीचरण ने मुझे मुश्तबा निगाहों से देखा था और उसके बाद मेरे यहाँ क़याम का फैसला किया गया था। डिज़ाइन लेने का फैसला वहाँ भी हो सकता था और यहाँ भी, लेकिन इशारा मेरे लिए किया गया था। गोया अब ये तयशुदा बात थी कि फिर कोई जाल मुझ पर डाला जा रहा था। बाग में सजे हुए मुजस्मे के अल्फाज याद आ गए, ये काल नगर है, काल नगर। मैं उसकी बात से पूरी तरह मुत्तफिक हो गया। बिस्तर पर बैठकर न जाने कितनी देर तक सोचता रहा कि अब क्या करूं। खामोशी से भाग भी सकता था, लेकिन दिल ने ढारस दी और कहा कि फरीदुल्लाह, देख तो सही आगे क्या होता है। तेरा आज तक किसी ने क्या बिगाड़ लिया है जो अब बिगाड़ लेगा। जरा उन मुजस्मों के खेल भी देख ले। इन तमाम तस्वुरात के साथ एक बार फिर नजर उस फ्रेम पर डाली, लेकिन वहां पर कोई ऐसा मंजर नजर आता था जो दिल को मुट्ठी में जकड़ लेता था। इस बार तस्वीर का फ्रेम खाली था। सब जा चुके थे, सब जा चुके थे। मेरे हलक से एक हिज़यानी सा कहकहा निकल गया। मैंने गुर्राई हुई आवाज में कहा, इजाजत हो तो अब सो जाऊं। और उसके बाद मैंने बिस्तर पर लेटकर करवट बदली और आंखें मजबूती से भींच लीं। गालिबन कोई ऐसा अमल खुद ब खुद हो गया था जिसने मुझे नींद के आगोश में पहुंचा दिया, और नींद भी पुरसकून के सुबह को सूरज की रोशनी ही ने जगाया। किरणें कमरे के मुख्तलिफ कोनों खुदरों से रिंगती हुई अंदर आ गई थी और मुझे देख रही थी। मुंतजिर थी कि मैं अपनी जगह से उठूं और जिंदगी के पुरस्रार मामलात फिर से जारी हो जाएं। पहली शक्ल रूपमती ही की नजर आई थी। जाग गए? मैंने कहा, हाँ रूपमती, तुम ठीक हो? कहने लगी, खाक ठीक हूं। तुम मेरी वो कोई बात मानते नहीं हो, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने कहा, मैं कालीचरण से मिलना चाहता हूँ। वो चौंक पड़ी। क्यों? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो मुझे कब तक यहाँ रखेंगे, मुझे कब तक यहाँ रहना पड़ेगा, मैं जाना चाहता हूँ। ओह, उसने गहरी सांस लेकर कहा, फिर जैसे मुतमईन हो गई हो। फिर उसने कहा, कोई जल्दी है? मैंने कहा, हाँ जल्दी है, मैं जाना चाहता हूँ। वो बोली, शिवानी तो सुबह ही सुबह कहीं गई हैं, कालीचरण भी उनके साथ ही गए हैं। उनसे पूछे बिना तुम्हारा जाना अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा, तुम्हें पता है वो कब तक आ जाएंगे? वो बोली, मालिक नौकरों को बताकर नहीं जाते। वैसे मेरा ख्याल है कि शाम तक जरूर आ जाएंगे। तुम यहाँ किसी गोशे में बैठकर अपने मन की पूजा करो। पुजारी? उसने कहा और वहां से चली गई। चिलचिलाती दोपहर थी, धूप हद से ज्यादा तेज, माहौल बड़ा सुनसान था। दिन की रोशनी में मैंने उन मुजस्समों को देखा, छू कर देखा था। सब के सब इंसानी हाथ की तराश मालूम होते थे। कोई शुबा नहीं था इस बात में। मगर पिछली रात की बात भी वहम नहीं थी। मैंने उस मुजस्मे को भी देखा था जो मुझसे बोला था, मगर वो सिर्फ पत्थर का था। मैं दूर तक निकल गया। वाकई ये इमारत बड़े वसी अहाते में थी। जगह जगह तामीरात थी। सुर्ख पत्थरों से बनी हुई एक इमारत के पास से गुजरा था कि एक झरोके से आवाज उभरी, सुनो सुनो, अरे इधर इधर। मैं रुक गया। ये अंदाजा फौरन हो गया था कि आवाज उस झरोके से आ रही है, मगर झरोका ऊंचा था, मैं उसमें से नहीं झांक सकता था। आवाज फिर उभरी, सीधे चलते हुए दाएं समत मुड़ जाओ, दरवाजे से अंदर आ जाओ, वो गहरी नींद सो रहा है। मैंने कहा, कौन हो तुम? आवाज फिर आई, डरो मत, तुम्हारे जैसा इंसान हूं। मैंने कहा, यहां क्या कर रहे हो? वो बोला, हिम्मत करो, अंदर आ जाओ, डरो मत, इस वक्त कोई खतरा नहीं है, आओ जल्दी करो, आ जाओ। मैंने तंजी आवाज में कहा, आ रहा हूं, तुम्हें भी देख लूं, और फिर आगे बढ़ गया। उसका कहना है, आओ जल्दी करो, आ जाओ। उसका कहना दुरुस्त था। आगे चलकर बाएं मुड़ा तो दरवाजा नजर आ गया, अंदर से बंद नहीं था। मैंने धक्का दिया तो खुल गया। दूसरी तरफ एक वसी चबूतरा बना हुआ था, उसके 3 तरफ कमरे थे। चबूतरा भी सुर्ख पत्थर से बना हुआ था। उनके बीचों बीच पीपल का दरख्त था जो बाहर से भी नजर आता था। एक गोशे में पीपल के सूखे पत्तों के अंबार लगे हुए थे और उनके करीब झाड़ू भी पड़ी हुई थी। वो कमरा भी इस इमारत में दाएं समत का हो सकता था। इख्तितामी उस कुंडी को खोला और फिर आहिस्ता से दरवाजे के कवाड़ को धक्का दिया। चिरचिराहट की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर तारीकी नहीं थी, रोशनदान से धूप पड़ रही थी। धूप ने कमरे को रोशन कर दिया था। कमरा चूंकि किसी कदर बुलंदी पर था, इसलिए उस शख्स ने मुझे देख लिया था जिसे मैं बाहर से ना देख सकता था। वो एक तवाना आदमी था, अच्छे कदो कामत का मालिक था, मगर उसके पैरों में जंजीरें बंधी हुई थी। एक जंजीर कमर से भी बंधी हुई थी और ये तमाम जंजीरें मोटे आहनी कड़ों से बंधी हुई थी। मैंने पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, अगर तुम्हारी आंखों में रोशनी है तो मुझे देख लो, गौर से देखो कौन हूं मैं। मैंने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो हैरत से बोला, नहीं जानते? क्यों? मैंने फिर उसे गौर से देखा। उसका हुलिया बहुत खराब था। कपड़े चीथड़ों की शक्ल में झूल रहे थे। चेहरे और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर जख्मों के खरंड थे। मैंने कहा, तुम्हारी बात का क्या जवाब दूं मैं? विक्रम सिंह धाड़ा। बेवकूफ, मैं इस हवेली का मालिक हूं। क्या? मैं उछल पड़ा। विक्रम सिंह बोला, उसने मुझे बीमार मशहूर कर दिया। लोग मुझे बीमार समझते हैं। भगवान की सौगंध, मैं पागल नहीं हूं। मैं तुम्हारा महाराज हूं, मैं तुम्हारा मालिक हूं, समझे? मैं तुम्हारा अन्नदाता हूं, मैं तुम्हारा मालिक हूं, समझे?
मैंने कहा, तुम विक्रम सिंह हो, महारानी शिवानी के शौहर? उसने कहा, हाँ, मैं वही बदनसीब हूँ। सुनो, मेरी मदद करो, बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे यहाँ से आज़ादी दिला दो। जीवन भर तुम्हारा एहसान मानूंगा। अरे भाई, एक बार, बस एक बार। उसके लहजे में बड़ा दर्द था। वो उम्मीद भरी नज़रों से मुझे देख रहा था। समझ में आने वाली तो खैर कोई बात नहीं थी। यही नहीं, यहाँ आने के बाद जो कुछ देखा था उनमें से दो एक बातें ही समझ में आई हों तो आई हों, वरना कुछ समझ में नहीं आ पाया था। मैंने उस शख्स की कमर से बंधी हुई जंजीर और उसके पैरों में पड़ी हुई जंजीरों को देखा। मोटे मोटे लोहे के कड़े थे, जिनमें इंतहाई मजबूत जंजीरें बांधकर उन्हें दीवारों में लगे हुए कड़ों से बांध दिया गया था। मैंने उन कड़ों और जंजीरों की मजबूती का अंदाजा लगाया। चारों तरफ देखने लगा, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिनसे उन कड़ों को तोड़ने की कोशिश की जाए। और फिर ये सब कुछ यानी कि सिंह महाराज यहाँ पर कैदी थे और रानी शिवानी उनके नाम पर शानदार महल में राज कर रही थी। वो औरत तो मुझे एक निगाह में ही पुरस्कार लगी थी, और अब उसके बाद जो वाकयात पेश आए थे उन्होंने कोई शक नहीं छोड़ा था। मैंने अफसोस भरे अंदाज में कहा, मगर विक्रम सिंह महाराज, मेरे पास तुम्हारी इन जंजीरों को तोड़ने के लिए कोई चीज नहीं है। उसने कहा, भगवान के लिए कुछ भी करो, जो तुम्हारा दिल चाहे करो, बस मुझे आज़ादी दिला दो, मुझे इस कैद से आज़ादी दिला दो। ये फैसला करने के बाद अचानक उसके चेहरे पर खौफ के आसार फैल गए। उसकी निगाहें मेरे पीछे खुले हुए दरवाजे की जानिब जम गईं। मैंने भी तेज रोशनी में एक साया महसूस किया। पलट कर देखा तो हलक से एक दहशत भरी आवाज निकल गई। ये बड़े लंबे चौड़े बदन का मालिक एक गोरीला नुमा इंसान था, जिसे ना गोरीला कहा जा सकता था ना इंसान। चेहरा इंसानों जैसा ही था, लेकिन पूरे बदन पर लंबे लंबे बाल उगे हुए थे। लिबास बेशक पहने हुए था, लेकिन ये लिबास भी बस अजीब ही किस्म का था। सुर्ख रंग का एक बड़ा सा जांगिया जो कमर के पास से घुटनों तक, और बस आंखें बेहद खौफनाक और बेइंतहा बड़ी बड़ी, नाक चपटी, धाना बहुत छोटा। उसकी आंखों में गहरी सुर्खी छाई हुई थी। फिर वो अपने लंबे लंबे हाथ हिलाता हुआ आगे बढ़ा और मैं एकदम पीछे हट गया। उसने घूर कर मुझे देखा और उसके हलक से खौफनाक गुर्राहटें निकलने लगी, और उसने अपनी मोटी उंगली मेरे सीने की तरफ उठाते हुए दरवाजे की जानिब इशारा किया, जैसे कह रहा हो कि मैं बाहर निकल जाऊं। मैं खामोशी से उसे देख रहा था और यह अंदाजा लगा रहा था कि ये अनोखी मखलूक आखिर है क्या चीज़। जब उसने अपने इशारे का कोई रद्द-ए-अमल मुझ पर ना देखा तो उसके अलग से एक वहशतनाक चिंगार निकली और वो अपना सीना पीटने लगा। इस तरह वो शदीद गुस्से का इजहार कर रहा था। वो उछलता रहा और फिर अपना सर जमीन से टकराने लगा। अपने खूनखार नोकीले दांतों से उसने अपने जिस्म को काटना शुरू कर दिया और मैंने उसके बदन से खून उबलता हुआ देखा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उस पर यह किस किस्म का दौरा पड़ा है, लेकिन एक अंदाजा मैंने जरूर लगा लिया था कि वो शदीद गुस्से के आलम में मुझसे बाहर निकल जाने के लिए कह रहा था और इसी गुस्से में अपनी बोटियां चबा रहा था। लेकिन शायद वो इंसानों की तरह बोल नहीं सकता था, अंदाज गूंगों का सा था। हो सकता है वो गूंगा ही हो। फिर मैंने विक्रम सिंह की जानिब निगाहें उठाई। उसके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। उसने टूटे हुए लहजे में कहा, देर कर दी तुमने, देर कर दी तुमने। ये तुमसे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ जो कुछ होगा वो बहुत बुरा होगा। मैं नहीं जानता कि इसने तुम पर हमला क्यों नहीं किया या अपना गुस्सा क्यों जब्त कर रहा है। मैंने पूछा, ये है क्या चीज, क्या ये गूंगा है? वो बोला, हाँ, मगर कौन है ये, मुझे इसके बारे में कुछ बताओ तो सही, ये इंसान है या जानवर? वाकई मैं इसकी कोई सही शनाख्त नहीं कर पा रहा। वो बोला, आह, ये तो एक वीर है, लेकिन तुम एक बेवकूफ़ इंसान हो। पहली बार कोई यहाँ तक पहुंचा लेकिन कुछ कर नहीं सका। जाओ, बाहर जाओ, चले जाओ, सब कुछ बेकार है। हाँ, अगर कुछ कर सको तो दोबारा मुझ मजलूम की तरफ रुजू जरूर करना। लोगों को मेरे बारे में बता देना, उनसे कह देना कि तुम्हारा विक्रम सिंह। अभी उसके मुंह से ये अल्फाज निकले थे कि अचानक वो वहशी हौलनाक आवाज में चीखा। ये आवाज उस कमरे में इस तरह गूंजी थी कि कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए थे। उसके बाद उसने विक्रम सिंह की तरफ छलांग लगाई और विक्रम सिंह पीछे हट गए, लेकिन वो विक्रम सिंह के करीब नहीं पहुंचा था। वहां पर पहुंचकर वो रुका और मेरी जानिब मुड़ा और फिर दरवाजे की जानिब रुक करके आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। मुझे अंदाजा हो गया था कि अगर मैंने अब भी बाहर की जानिब कदम न उठाए तो शायद वो मुझे उठाकर बाहर फेंक दे। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मैं कोई अहमकाना अमल नहीं करना चाहता था। मैं उस अनोखी चीज से खुद खौफजदा था, फिर भला उससे मुकाबला क्या करता। मैंने दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा दिया और तेजी से बाहर निकल आया। बाहर का मंजर वही था, चिलचिलाती धूप, सुनसान और वीरान रास्ते। वो मेरे पीछे पीछे आया था। मेरे बाहर निकलते ही दरवाजा बंद कर दिया था, जबकि विक्रम सिंह के कमरे का दरवाजा वो पहले ही बंद कराया था। मैं एक लम्हा खड़ा उस बंद दरवाजे को देखता रहा, फिर गर्दन झटक कर वहां से आगे बढ़ गया। भला किसी के फड्डे में इस तरह टांग तो नहीं अड़ा सकता था। कोई बात तो समझ में आए। प्रोफेसर, कमाल की चीज हो, न जाने कौन सी दुनिया में मुझे भेज दिया। ये तो ऐसा महसूस होता है जैसे इस दौर की कहानी ही ना हो। सब का सब बड़ा ताज्जुब खेज, नाकाबिले यकीन, कोई बात जो समझ में आ रही हो। वहां से वापस पलटा और घूमना फिरना बेकार समझकर अपनी रिहाइश का मैं वापस आ गया। देर तक गुजरे हुए लम्हात के बारे में सोचता रहा।
और इसके सिवा और कोई अंदाज़ा नहीं लगा सका कि शिवानी इंतहाई ख़तरनाक औरत है। प्रोफेसर ने मुझे उसके पास क्यों भेजा है, क्या चाहता है वो, और क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया है उसने। ख़ास तौर से ये हिंदू माहौल जिसमें मेरी गुज़र मुमकिन नहीं, कि मैंने तो ऐसा कोई माहौल देखा ही नहीं था। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था और ये सारे हालात मेरे लिए अजनबी थे। बहरहाल मैंने खामोशी से वक्त गुजारना मुनासिब समझा। मैंने ये भी सोचा कि आज शाम तक रानी ने वो डिज़ाइन मुझे नहीं दिए तो मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा। रशीद तो इस तरह गायब हो गया था जिस तरह गधे के सर से सींग, लेकिन बहरहाल अपनी जान खतरे में डालना मुनासिब नहीं था। प्रोफेसर को अगर मुझसे कोई कुछ काम था और यहाँ मुझसे कुछ काम लेना चाहता था तो कम से कम मुझे उसकी तफसील ज़रूर बतानी चाहिए थी। लेकिन फिर मुझे याद आया कि इस इमारत में जहाँ हैरियट और लारा मुझे मिले थे वहाँ बूढ़े प्रोफेसर ने मुझे कोई ख़ास बात नहीं बताई थी। वो रिसर्च कर रहा था मेरे ज़रिए, पता नहीं ये रिसर्च कैसी थी। बहरहाल मैं इन सारे मामलात में इस कदर दिलचस्पी लेता रहा था कि कोई आखिरी फ़ैसला करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। फिर शाम हो गई, सूरज की कहर सामानी ख़त्म हो गई और जब सूरज छुपा तो कैदी हवाएं ख़त्म हो गईं और माहौल पर एक फ़रत अंगेज़ कैफियत तारी हो गई। रूपमती दोबारा मेरे पास नहीं आई थी। इस वाक़या के बाद से मुझे यूं लग रहा था जैसे वो मुझसे रूठ गई हो। बहरहाल सारी बातें अपनी जगह। पहली बात तो ये सब कुछ मेरी समझ से बाहर था। रूपमती हिंदू होती या मुसलमान, मैं ज़ाहिर है तमाम तर मालूमात हासिल किए बगैर किसी की जानिब इस तरह कदम भी तो नहीं बढ़ा सकता था। शाम को जब मेरे लिए खाने पीने की चीज़ें आईं और मैं खाना खाने में मसरूफ़ हो गया तो खाना लाने वाले ने कहा, आप तैयार रहिए, दीवान जी ने कहा है कि खाने से फरागत के बाद आपको रानी शिवानी जी से मिलना है। मैंने पूछा, शिवानी जी आ गई? वो बोला, हाँ। मैंने कहा, ठीक है, तुम मेरा एक पैगाम दे दो कि मैं फ़ौरन उनसे मिलना चाहता हूँ। वो बोला, ठीक है। वो चला गया तो मैंने जल्दी जल्दी खाने से फरागत हासिल की और इंतज़ार करने लगा कि रानी शिवानी मुझे बुलाए। फिर कोई शख्स मुझे आता हुआ नजर आया और मैंने उसे एक लम्हे में पहचान लिया। ये दीवान कालीचरण ही था, वही कालीचरण जो मुझे अब इंसान से ज़्यादा शैतान मालूम होने लगा था। और जब से मैंने उसे तस्वीर से गायब होते देखा था वो अपनी मनहूस सूरत के साथ मेरे सामने पहुंच गया। उसके होंठों पर एक मैनी खेज मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसने कहा, आइए रानी शिवानी, आपको डिज़ाइन देना चाहती हैं। मैं खामोशी से उसके साथ आगे बढ़ गया। वो मुझसे चंद कदम आगे चल रहा था। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजर कर मुझे उस शानदार हवेली के अंदरूनी हिस्से में ले गया और एक बड़े से दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हो गया। इंतहाई शानदार फर्नीचर से रास्ता कमरा देखने से ताल्लुक़ रखता था। शिवानी नहायत कीमती और चौड़ी कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके बदन पर एक इंतहाई कीमती साड़ी थी और चेहरे पर रानियों जैसी तमकनत। उसने मुस्कुराती हुई निगाहों से मुझे देखा और बोली, आओ, रुक क्यों गए? क्यों कालीचरण, हमारे मेहमान को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कालीचरण ने कहा, मैंने तो यही कोशिश की है कि शिवानी जी के आपके मेहमान को कोई तकलीफ ना होनी चाहिए। कालीचरण के लहजे में एक तंज छुपा हुआ था। रानी ने सवाल किया, इनकी खातिर में दर्द भी की? वो बोला, हाँ, मगर रूपमती कहती है कि इसका रूप उनको पसंद नहीं आया। तुम बेवकूफ़ हो कालीचरण, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि हमारे महाराज दीन धर्म के रसियाँ हैं और दीन धर्म से आगे पीछे कुछ नहीं करते। इनका मन लुभाने के लिए तो बड़े जतन करना होंगे। क्यों, हमने गलत तो नहीं कहा महाराज? मैंने कहा, आप ठीक कहती हैं रानी शिवानी जी, मेरा दीन, मेरा धर्म मुझे कुछ रुकावटों के बारे में बताता है। वो बोली, वो तो ठीक है, मगर अपने बारे में नहीं बताओगे? मैंने सवाल किया, क्या? वो कहने लगी, असल में तुम सिर्फ साड़ी वाले नहीं हो। हमने जब पहली नज़र में तुम्हें देखा तो हमें अंदाज़ा हो गया था कि कोई ऐसी चीज़ तुम्हारे पास ज़रूर है जो हमारी समझ में नहीं आ रही। यकीनी बात है कि तुम्हारे पास कोई ज्ञान है और तुम किसी ज्ञान से ताल्लुक़ रखते हो। कैसा ज्ञान? मैंने कहा, मैं नहीं जानता आप क्या कह रही हैं। वो कहने लगी, हालांकि तुम एक मुसलमान साड़ी वाले के यहाँ नौकरी कर रहे हो और रूप भी मुसलमानों जैसा बना रखा है और तुम्हारा ज्ञान हमारी समझ में नहीं आता। वो कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास जिसे हम नहीं समझ पा रहे? तुम काली के दास तो नहीं हो, फिर सब क्या है तुम्हारे साथ? मैंने कहा, काली का दास तो मैं कभी हो भी नहीं सकता रानी जी, क्योंकि मेरा नाम फरीदुल्लाह और अल्लाह के फजल से मैं मुसलमान हूँ। वो कहने लगी, चलिए ठीक है, देखिए हम आपको ये डिज़ाइन दिखा रहे हैं और ऐसे हमें बहुत सारे कपड़े बनवाने हैं जिन पर डिज़ाइन मौजूद हो। मैंने कहा, ठीक है रानी जी, आप ये मुझे दे दें। मैंने वो चादर लेते हुए कहा जिस पर कुछ डिज़ाइन बने हुए थे। शिवानी ने मुस्कुराकर पूछा, ये तो हम आपको दे देंगे, इसके बदले आप हमें क्या देंगे? मैंने कहा, ये डिज़ाइन आप उनको चादरों के साथ वापस मिल जाएगा जो आप बनवाना चाहती हैं। उसने कहा, तो इस तरह आप हमारे काबू में नहीं आएंगे। चलिए ठीक है, ना कालीचरण आपका कुछ बिगाड़ सका, ना हमारी खास दासी रूपमती आपको अपनी तरफ माइल कर सकी, तो आप अब हमारे महाराज से मिल लीजिए। धर्म, धर्मात्मा, महान आत्मा, धनराज महाराज। ऐसे धनराज महाराज कमरे में बने हुए दूसरे दरवाजे से एक इंतहाई भयानक शक्ल का बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसका ऊपरी बदन नंगा था,
धोती बांधे हुए था, गर्दन में बारीक बारीक सांप लिपटे हुए थे और काले रंग की कीचड़ से बदबू के भपके उठ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई किसी गटर से निकल कर आया हो। मैंने नफरत भरी निगाहों से धनराज को देखा और धनराज ने हाथ उठाते हुए कहा, कौन है ये? इससे कहो कि हमें प्रणाम करे। मैं मजे का खेज निगाहों से उसको देखने लगा। फिर मैंने कहा, रानी जी, इसे ये भी नहीं मालूम कि मैं इसे प्रणाम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू नहीं मुसलमान हूं। रानी शिवानी ने कहा, धनराज महाराज, इसका नाम फरीदुल्ला है, मगर इसके बदन से तो हमारी बदबू आ रही है। कालिदास नहीं है क्या ये? धनराज ने कहा। और मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, ये काली बिल्ली मेरे सामने मत कहना धनराज जी, मैं इन बातों को पसंद नहीं करता। मेरे इन अल्फाज पर धनराज ने आंखें बंद कर लीं और मैंने उसकी गर्दन में पड़े बारीक बारीक सांपों के बल खुलते देखे। उनमें से दो दो सांप उसके नाक के नथनों में घुसने लगे, बाकी दो कानों की तरफ बढ़ गए और कानों के सुराख में गुम होते जा रहे थे। और मेरे देखते ही देखते इतने सारे सांप गायब हो गए। मैं हैरान उसकी सूरत देख रहा था। रानी और काली चरण बदस्तूर मुस्कुराती निगाहों से मुझे देख रहे थे। वो मेरे चेहरे से मेरी कैफियत का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लम्हात के बाद धनराज ने आंखें खोल दी, खौफनाक सुर्ख आंखें। फिर उसने मुंह खोला और बेचैन सांप को बुलाते हुए उसके मुंह से बाहर आने लगे। कुछ रेंगते हुए उनकी गर्दन तक पहुंच गए और कुछ उस कोशिश में नीचे गिर पड़े। धनराज महाराज ने उन्हें उठाकर गर्दन में डाल दिया। फिर वो मुझे घूरते हुए बोले, अब क्या कहते हो? मैंने सवाल किया, किस सिलसिले में? धनराज शिवानी की तरफ देखने लगा, फिर बोला, नहीं पता चलता शिवानी, कुछ पता नहीं चलता। इसका शुरू और आखिर कुछ नहीं है, कुछ नहीं मालूम हो रहा। अपने बारे में धनराज महाराज को पूरी तफसील बता दो फरीदुल्ला। कौन सा इल्म है तुम्हारे पास? क्या लेकर यहाँ आए हो? क्या चाहते हो? किसके इशारों पर यहाँ पहुंचे हो? जिसके इशारे पर यहाँ आए हो वो तुमसे क्या चाहता है? क्या कहा उसने हमारी महारानी शिवानी के बारे में? ये सब कुछ बता दो। मैंने कहा, रानी, क्या हो रहा है ये तुम्हारे साथ? आपको मालूम है कि मैं एक मामूली सा सेल्समैन हूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। रानी बोली, बता दो धनराज महाराज को, कौन सी ताकत तुम्हारे पास है? ये मत कहना कि कोई ताकत नहीं है तुम्हारे पास। हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कोई बुरा मन लेकर हमारे पास आता है तो हम उसके बारे में ज़रूर मालूमात करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है। मैंने कहा, ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। अब मुझे ना आपके डिज़ाइनों से कोई दिलचस्पी है, ना मैं आपके लिए कोई काम करना चाहता हूँ। मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए तो धनराज एकदम उछलकर खड़ा हो गया। नहीं, रुक जा लड़के। उसने गले से एक सांप उतारकर हाथ में ले लिया। मुझे यूं लगा जैसे वो मैं सांप के जरिए मेरा रास्ता रोकना चाहता हो। मैंने गुस्सैली आवाज में कहा, मैं जा रहा हूं और अब मैं यहाँ नहीं आऊंगा, समझे? मैंने कहा और अचानक ही धनराज ने सांप मुझ पर उछाल दिया। सांप मेरी गर्दन में आ पड़ा। बहरहाल मैंने खुद को कभी टार्जन नहीं कहा। तेजा ने मेरी जो हालत कर दी थी उसे भी मैं नहीं भूला था। लेकिन यह हकीकत है कि अचानक ही मेरे दिल में उन पुरस्रार रूहों को जानने की ख्वाहिश पैदा हो गई थी जो दुनिया की आंखों में अजीबोगरीब चीज़ होते हैं। और मैं सोचने लगा था कि प्रोफेसर से कम उन चीज़ों के बारे में ज़रूर सीखूंगा जिन्होंने मुझसे मेरा घर छीन लिया था, मेरे माँ बाप को दर बदर कर दिया था और अब मुझे किसी का पता नहीं था। मैं एक मफरूर कातिल था जिसकी तलाश में पुलिस न जाने क्या क्या कुछ कर रही हो। दुनिया मेरे लिए ख़तरनाक जगह थी। मेरे पास बचने का एक ही रास्ता था और वो रास्ता ये था कि पुरस्रार उलूम सीखूं और उनके ज़रिए अपना बचाव करूं। एक और बड़ी मजबूरी थी मेरे साथ, चुनाचे हर तरह से एक ये रास्ता मेरे सामने आता था और वो था प्रोफेसर का रास्ता, बशर्ते कि प्रोफेसर कोई ताकतवर चीज़ साबित हो और मैं उसके तजर्बे का शिकार न हो जाऊं। सांप मेरी गर्दन में आ पड़ा था। उससे खौफजदा होना और छुटकारा पाने की कोशिश करना इंसानी फितरत थी। मैंने उसे मुट्ठियों में जकड़ लिया, मगर उसने दूसरा सांप फेंका जो मेरी कलाइयों में आ पड़ा, जिसने मेरी दोनों कलाइयों पर बंदिश कर दी। मेरे हलक से दहशत भरी चीखें निकल गईं और मैंने बदहवासी के आलम में दरवाजे की तरफ छलांग लगाई, लेकिन और सांप फेंक दिया गया और उसने रस्सियों की तरह मेरे पैरों को भी जकड़ लिया। मैं पूरी कुव्वत से औंधे मुंह नीचे गिरा और नीचे गिरकर तड़पने लगा। पेट में तो खैर चोट लगी थी, थोड़ी सी चोट मुंह पर भी लगी थी, लेकिन मैं अपने आप को उन सांपों की गिरफ्त से निकालने की कोशिश कर रहा था और पूरी कुव्वत से उनके जिस्मों पर कायम की हुई बंदिशों से निकलने की जद्दोजहद कर रहा था। लेकिन घिनौनी चमकदार रस्सियों ने मुझे ऐसा जकड़ा कि मैं हिल भी नहीं सका और इधर से उधर लुढ़कने लगा। धनराज ने कुछ और फेंका और गर्दो गुबार का एक बड़ा सा तूफान मेरे इर्द गिर्द छा गया। मेरी आंखें बंद हो गई और जद्दोजहद रुक गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा बदन साकित हो गया। मुझे खांसी उठ रही थी। ये गर्द बहुत अजीब ही थी। मैंने सख्ती से आंखें भींच लीं और खांसता रहा। कुछ देर के बाद एहसास हुआ कि गर्द कम हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। धुंध सी छाई हुई थी, फिर वो धुंध भी हट गई। एक निगाह में ही मालूम हो गया कि मंजर बदल गया है। अब मेरे सामने शायद कोई भी नहीं है, बल्कि एक अजीबोगरीब वीरान सी जगह थी। सूखे हुए पत्तों से बेनियाज दरख्त उगे हुए थे। कुछ गज के फासले पर बदनुमा चट्टानों और पहाड़ों का सिलसिला फैला हुआ था। एक ऊंचे टीले के दामन में एक स्याह रंग का गार का दहाना मुंह खोले मुझे देख रहा था।
सांप बदस्तूर मेरी गर्दन से लिपटे हुए थे और मैं उनकी कैद में था। उन सांपों से मुझे वहशत भी हो रही थी, घिन भी आ रही थी। बेचैनी से पूरे बदन का जोर लगाया तो लुढ़क गया। तब उधर का मंजर नजर आया। वो अजीबोगरीब शक्लें थीं जो घुटनों के बल बैठी हुई थीं और उनसे कुछ फासले पर पत्थर के एक टुकड़े पर धनराज पांव लटकाए बैठा हुआ था। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। अचानक ही मुझे महसूस हुआ कि धनराज के पैरों के पास एक इंसानी जिस्म और पड़ा हुआ है। मुझे होश में देखकर धनराज अपनी जगह से उठा और बोला, बात असल में यह है महाराज कि अब तक जो कुछ हुआ है उससे हमें ये एहसास हुआ कि आप कोई अनोखी शक्ति लेकर हमारे बीच आए हैं जो हमें समझ नहीं आ रही। इस शक्ति के बारे में पता चलना ज़रूरी है। असल में आप ये देख लीजिए कि हम अपना एक घर बनाए हुए हैं। इस घर में आप यूं समझ लीजिए कि सिर्फ हमारा राज है। हम किसी ऐसे इंसान को अपने बीच बर्दाश्त नहीं कर सकते जो हमारे इस तिलिस्म को तोड़ दे। आपको बताना पड़ेगा कि हम आपको क्या कहकर पुकारें। कौन सी शक्ति है आपके पास? मैंने कहा, तुम शायद ये बात मुझसे कभी ना मालूम कर सको। उसने कहा, महाराज क्या वाकई मुसलमान हो? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, अल्लाह के फजल से। वो बोला, तो एक बात बताओ महाराज, आपके बदन से ये हमारे अपने जैसी खुशबू क्यों आती है? हमें ऐसा क्यों लगता है जैसे आप कहीं ना कहीं हमसे मिले हुए हैं, हालांकि आप धर्म 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 चीखते रहे हो। मुझे खुशी है धनराज कि तुम कम से कम मेरे मजहब पर यकीन रखते हो। उसने कहा, क्यों नहीं, हम अपने धर्म पर यकीन रखते हैं तो आपके धर्म पर क्यों यकीन नहीं रखेंगे महाराज? पर यह समझ लीजिए कि आपकी शक्ति हमारी शक्ति के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हमने जो सांप आपके बदन पर लपेटे हैं, आपकी शक्ति इन सांपों से छुटकारा हासिल नहीं कर सकती। मैंने कहा, खैर मैंने तो कहा भी नहीं कि मैं कोई ताकत रखता हूँ, लेकिन तुम इस कदर खौफजदा क्यों हो? धनराज या शिवानी को इससे क्या खौफ हो सकता है? उसने कहा, बात तो वहीं आ जाती है ना। अगर तुम इस बात को तस्लीम कर लो कि तुम किसी खास मकसद के तहत शिवानी के घर आए हो, यहाँ आकर कुछ करना चाहते हो तो अलग बात है। हम तुमसे हर तरह का ताउन करेंगे, लेकिन अगर तुम छुप कर कोई वार करना चाहते हो तो हमें उस वार से बचना तो है ना। बहरहाल तुमसे जो हो सकता है कर लो। मैंने कहा, अगर तुम ये समझते हो कि मैं ख्वाम तुम्हारे सामने कोई झूठ बोलूंगा तो ये तो मुमकिन नहीं है। उसने कहा, अरे यही तो मुमकिन है महाराज, और हमारा काम ही क्या है? उन बातों को मुमकिन बनाना जिन्हें संसार वाले नामुमकिन समझते हैं। मैंने कहा, मतलब क्या है तुम्हारा? वो बोला, सिर्फ इतना सा मतलब है महाराज कि तुम हमें वो बताओगे जो हमें मालूम करना चाहते हैं, और बस। फिर हमारा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं रहेगा। पता तो चल जाएगा कि तुम कौन सी मखलूक से हो और हमारे साथ मिलकर क्या कर सकते हो। या अगर तुम शिवानी के खिलाफ कोई काम करने आए हो तो हम तुम्हें समझाएंगे, रोकेंगे, इस बात से कि शिवानी के साथ बहुत कुछ है। उसे नुकसान पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। देखो उधर देखो, वो कौन है? उसने बंधे हुए जिस्म की तरफ इशारा किया और मेरी निगाहें उस तरफ उठ गईं, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि वो कौन है। मैंने कहा, मुझे नजर नहीं आ रही, शायद कोई औरत ही है वो। उसने कहा, रूपमती है। रूपमती क्या समझे? और उसे जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो ये थी कि तुम्हारे बारे में मालूम करके बताए। शिवानी के मिजाज के बारे में तुम नहीं जानते कि वो कोई जिम्मेदारी किसी को सौंपती है तो उसे ये हुक्म भी देती है कि वो जिम्मेदारी उसे हर कीमत पर पूरी करनी है। खैर छोड़ो इन बातों को। असल में इसके बारे में कह रहा था मैं, रूपमती को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो ये थी कि तुझे अपने रूप के जाल में फांस कर अपने कब्जे में कर ले, इस तरह के तू उसी का दम भरे और उसके बाद अपने से हटकर शिवानी का दास बन जाए। क्या समझा? रूपमती ने तुझे इस रास्ते पर नहीं डाला और नाकाम हो गई। अब उसके बाद दो काम करने थे। एक तो रूपमती को सजा देनी थी, दूसरे तुझे शिवानी के दासों में शामिल करना था। क्या समझा? वो रूपमती पड़ी हुई है, तेरा काम बस इतना है कि इसकी गर्दन काट और इसका खून चाट ले। ये काम जब तू कर लेगा तो शिवानी का वो मकसद पूरा हो जाएगा जिसके लिए उसने तुझे मुंतखब किया है। मुझे एकदम गुस्सा आ गया। मैंने कहा, बेवकूफ़ जादूगर, तो क्या समझता है खुद को? तेरे कहने से मैं एक इंसानी जान ले सकता हूँ, और वो भी एक लड़की की जान जिससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। तू कौन होता है मुझे इस काम पर मजबूर करने वाला? उसने कहा, मैं तो कुछ नहीं होता। जो होता है वो तुझसे संसार का हर काम करा लेगा और तू खुशी खुशी वो कुछ करेगा और जो वो चाहता है। मैंने कहा, कौन है वो? मुझे भी बताओ उसके बारे में। उसने कहा, रानी महारानी शिवानी। क्या समझा? मैंने कहा, लानत भेजता हूं मैं उस पर, रानी महारानी पर, और देखता हूं कि वो किस तरह मुझे मजबूर करती है। तो उसका कुत्ता होगा, मैं नहीं। क्या समझा? जवाब में धबराज हंसने लगा, फिर बोला, उसका कुत्ता तो बड़ी इज्जत वाला होता है। तू क्या जाने कि उसका कुत्ता बनकर क्या मिलता है, समझ रहा है ना? और उसके बाद वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसने आगे बढ़कर रूपमती को उठाया और कंधे पर डाल लिया। शायद वो बेहोश थी। फिर कुछ देर के बाद वो मेरी निगाहों से ओझल हो गया। मैं बेबसी महसूस कर रहा था। फिर मेरे मुंह से एक गुस्सीली आवाज निकली, ओ भाई प्रोफेसर, किस चक्कर में डाल दिया है तूने यार मुझे, और अब कहाँ मर गया है?
मैं बेशक ये काले इल्म से दिलचस्पी रखता हूँ, इन्हें सीखना चाहता हूँ, लेकिन ये सब कुछ बहुत गलत है। मुझे इस सिलसिले में मदद की ज़रूरत है। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि शिवानी का ये जादू नगर बड़ी ख़तरनाक जगह है और मेरे उस जज्बे को तस्कीन देता है, मगर ये जो मुसीबत मेरे सर पड़ी है, इससे बचत का क्या तरीक़ाकार है? धनराज गायब हो गया था, लेकिन कुछ ही लम्हों के बाद मैंने फिर कदमों की चाप सुनी और इस बार जो मेरे करीब पहुंचा वो दीवान कालीचरण था। वो चोरों की तरह चलता हुआ मेरे पास आकर खड़ा हो गया और मुझे देखने लगा। फिर वो गुस्सीले लहजे में बोला, कुछ लोग वो होते हैं जो अपनी जिद से अपना सब कुछ तबाह कर देते हैं। अरे पागल, महारानी शिवानी जिन कुवतों की मालिक है, अगर तू उसका मंजूर नज़र बन जाता तो दुनिया तेरे लिए कितनी आसान हो जाती। तूने सोचा भी नहीं होगा, क्या समझा? मैंने कहा, तेरा मतलब ये था कालीचरण कि मैं वो सब कुछ कर लेता जो रानी शिवानी चाहती है। कहने लगा, तेरी जगह अगर कोई अक्लमंद होता तो अब तक वो सब कुछ हासिल कर चुका होता जो हर अक्लमंद को करना चाहिए, मगर लगता है कि तेरा दीन धर्म ही तुझे मिट्टी में ले जाएगा। मैंने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो कालीचरण? सीधी सीधी बात, उसने कहा। रानी शिवानी की ख्वाहिश पूरी कर दे, जो कुछ वो चाहती है वो कर। काहे का दीन, काहे का धर्म, तू जानता नहीं वो दुर्गा माती है और दुर्गा मंडल उसके कब्जे में है। और तुम कौन हो? मैंने सवाल किया। उसने कहा, मैं भी उसका दास हूँ। मैंने ये सब कुछ तुझे इसलिए बता दिया है कि तू मेरी बात मान ले। रानी को कब्जे में रखना मेरे और तेरे दोनों के लिए फायदे में है। क्या समझा? कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ा मत रह, तुझे बड़ा मौका दिया गया है। इतना मौका भला किसी और को नहीं मिलता, क्या समझा? धनराज अगर चाहता तो तेरे बदन से लिपटे हुए सारे नाग तेरे बदन में जहर ही जहर भर देते। मैंने नरम लहजे में कहा, अब ये बताओ मैं इस मुसीबत से कैसे निजात पा सकता हूँ? उसने कहा, ये काम मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि धनराज महाराज ने मुझे उसका तरीका बताया है, लेकिन शर्त यह है कि तू मेरा साथ देने का वादा कर। मैंने नरम लहजे में कहा, मुझे सोचने का मौका दो। अब चालाकी के सिवा और कुछ नहीं किया जा सकता था। ये बात तो तय थी कि मुझे किसी किस्म का जादू नहीं आता था। वो तो प्रोफेसर था जिसने मुझे ये सब कुछ सिखा दिया था और बकौल अपने मुझे रिसर्च ऑफिसर बना दिया था। लेकिन अब ऐसी भी क्या रिसर्च के इंसान मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए और उसे देखने वाला कोई ना हो। मेरा पूरा जिस्म सुन हो रहा था। सांपों ने जिस तरह मेरे पूरे बदन में बल डाले थे मैं ही जानता था। कालीचरण मुझे देखता रहा, फिर बोला, तू समझ जाएगा, समझ जाएगा। ठीक है, मैं तुझे इन सांपों से आज़ाद कराता हूँ। और फिर वाकई उसने सारे सांप मेरे जिस्म से जुदा कर दिए और मुझे बाजुओं से पकड़कर खड़ा कर दिया। सांपों ने मुझे इस तरह जकड़ा हुआ था कि दौराने खून रुक गया था। बदन के वो हिस्से सुन हो गए थे जहाँ बंदिशें थीं। कालीचरण ने मुझे बगलों में हाथ डालकर गार की उस तरफ घसीटा जो सामने नजर आ रहा था। वैसे कालीचरण भी बहुत ताकतवर था। वो मुझे अंदर ले गया। मुझे अपनी कमजोरी पर गुस्सा आ रहा था, मगर पाँव जमीन पर टिक नहीं रहे थे। धाने की दूसरी तरफ एक तंग सुरंग थी जो काफ़ी लंबी लग रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरा खून बहाल होने लगा, ताहम झंझलाहट बरकरार थी। अलबत्ता मैंने अपना वजन कालीचरण पर ही डाले रखा था ताकि वो यही समझे कि मैं मफलूज हूँ और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे जहन में ये बात थी कि धोखे में रखकर उसके साथ कोई ऐसा सलूक करूं जिससे मुझे इस मुसीबत से रिहाई मिले, मगर मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर मैंने अपने दिल में ये बात सोची कि प्रोफेसर ने मुझे यहाँ बेमकसद तो नहीं भेजा होगा। लाजमी बात है कि इस पुरस्कार और संगीन माहौल में मुझे कोई ऐसा ही अमल करना है जो प्रोफेसर की मर्जी और उसकी हिदायत के मुताबिक हो। वैसे जिस तरह मुझे हैरी और लारा पहले मिले थे, उसी तरह मैंने ये सोचा था कि मुमकिन है कोई ऐसी मुश्किल पेश आ जाए तो वो दोनों मामूल के मुताबिक मुझ तक पहुंच जाएं। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो ये सूरत हाल मेरे लिए कोई संगीन सूरत नहीं रखती और प्रोफेसर ने फौरी तौर पर मेरे लिए कोई इमदाद भेजना मुनासिब नहीं समझा, या फिर प्रोफेसर भी इस सिलसिले में चक्कर खा गया है। यही दोनों बातें हो सकती थी। ऐसी सूरत में अगर इंसान को कुछ हासिल करना होता है तो थोड़ी सी खुद एतमादी भी ज़रूरी होती है और इसके लिए मुझे सब्र से काम लेना चाहिए। जल्दबाजी कहीं मेरी अपनी ज़ात को ही नुकसान न पहुंचा दे। बहरहाल उस काली और लंबी सुरंग के दूसरे दहाने पर सुर्ख रोशनी नजर आई। बिल्कुल यूं लग रहा था जैसे आग रोशन हो। इसका मतलब है कि सुरंग का खात्मा हो रहा है। कालीचरण मेरे साथ साथ चल रहा था। वो मुझे साथ लिए वो सुरंग के दूसरे दहाने से अंदर दाखिल हो गया। दूसरी तरफ बहुत अजीम शान गार था। यूं लगता था जैसे अंदर से सारा पहाड़ खोखला हो चुका हो। जगह जगह दीवारों में चट्टानें उभरी हुई थी। एक तरफ लकड़ियां सुलग रही थी और उनसे आग बुलंद हो रही थी। ये सुर्ख रोशनी उसी आग की थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गार में तपिश के बजाय ठंडक फैली हुई थी। वैसे पूरे गार में न जाने क्या क्या बिखरा हुआ था। इंसानी जिस्मों की हड्डियों के अंबार, लातादाद खोपड़ियां जो जगह जगह बिखरी पड़ी थी, मैले कुचैले फटे पुराने कपड़ों के ढेर और न जाने क्या क्या। कपड़ों के उस ढेर के अकब से ऐसी आवाज उभर रही थी जैसे कोई बिल्ली चीथड़े खा रही हो। फिर एक मिनमिनाती हुई सी आवाज उभरी, कौन है, कहाँ से आया है? कालीचरण ने कहा, तो खुद देख लेना महामकंडी। मैं रुक गया था।
پھر کالی چرن نے مجھے زمین پر بٹھایا اور خود جیسے کسی اہم کام سے ایک اور دہانے کی جانب چل پڑا۔ میری نگاہیں اس کا تعاقب کر رہی تھی اور میں تیزی سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ چپڑ چپڑ کی وہ آواز اب بھی آ رہی تھی اور میرا دل لرز رہا تھا۔ غار انتہائی ہولناک تھا۔ اس کی بلندی ناقابل یقین تھی کیونکہ اس کی چھت تو نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ ابھرے ہوئے چٹانی پتھروں میں موٹے موٹے تاروں والے مکڑیوں کے جالے لٹکے ہوئے تھے، لیکن ان میں مکڑیاں نظر نہیں آتی تھیں۔ پھر یہ آواز نہ جانے کہاں سے آ رہی ہے۔ اچانک مجھے یوں لگا جیسے کوئی چیز گھسیٹی جا رہی ہو، اور اس کے بعد کپڑوں کے ڈھیر سے ایک ہولناک وجود باہر نکلا۔ اس وقت جو میرے دل کی کیفیت تھی شاید میں اسے الفاظ میں بیان نہ کر سکوں۔ ایک چٹانی کوہان کے پیچھے سے جو جسم برآمد ہوا وہ ایک انتہائی تن و من انسانی جسم تھا، کسی عورت کا جسم جو عقب سے میری نگاہوں کے سامنے آئی تھی۔ یہ عورت گھٹنوں کے بل جھکی ہوئی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے کسی شے کو گھسیٹ رہی ہو۔ پھر اس کا پورا بدن باہر نکل آیا اور وہ ہولناک منظر میری نگاہوں کے سامنے نمایاں ہو گیا تھا، جسے دیکھ کر دل کی دھڑکنیں بند ہو جائیں۔ بھیانک شکل کی خوفناک عورت جس چیز کو گھسیٹ رہی تھی وہ بھی ایک انسانی جسم ہی تھا، کسی عورت کا جسم جو خون میں نہایا ہوا تھا۔ خونخوار عورت کے لیے سیاہ بالوں نے دوسرے جسم کا کچھ حصہ ڈھکا ہوا تھا، خود اس کا اپنا چہرہ بھی بالوں میں چھپا ہوا تھا۔ وہ بلی کی طرح دونوں ہاتھوں اور پیروں کے بل پیچھے کی طرف کھسک رہی تھی اور یقینی طور پر اس نے مردہ جسم کو دانتوں میں دبوچا ہوا تھا۔ میرا سانس رک گیا۔ سیاہ رنگ کی ہولناک بلا اپنے کام سے فارغ ہو کر ایک جگہ سیدھی ہو گئی، پھر اس نے انسانوں کی طرح بالوں کو زور سے جھٹکا اور انہیں اپنے ہاتھوں سے سنوارنے لگی۔ بالوں کے پیچھے ہٹنے سے اس کا چہرہ نمایاں ہو گیا۔ خدا کی پناہ، کتنا بھیانک چہرہ تھا یہ! نقوش تو انسانوں جیسے ہی تھے اور رنگ کالا سیاہ تھا، لیکن یہ نقوش! میرے دل و دماغ میں ایسی جھنجھناہٹ ہوئی کہ اگر میں مضبوط اعصاب کا مالک نہ ہوتا تو شاید دماغی توازن ہی کھو بیٹھتا۔ یہ بھیانک صورت شیوانی کی تھی، لیکن اس وقت شیوانی کا حلیہ اور رنگ اس کی اصلی شخصیت سے بالکل مختلف تھا۔ البتہ نقوش مختلف نہیں تھے۔ اس کے سیاہ چہرے پر جگہ جگہ خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں سفیدی نمایاں تھی۔ کالی پتلیوں کی جگہ ایک سیدھی سبز روشن لکیر نظر آ رہی تھی، تیز سبز روشن لکیر۔ ہونٹ گہرے سرخ ہو رہے تھے اور جگہ جگہ خون کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ اس نے شاید مجھے نہیں دیکھا اور اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ میں یہاں موجود ہوں، چنانچہ وہ دونوں ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل جھک کر منہ سے انسانی بدن کو ٹٹولنے لگی اور اسے جگہ جگہ سے سونگھ رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے ایک گھراہٹ جیسی آواز نکالی اور مردہ جسم کے سینے میں دانت گاڑ دیے۔ اپنے ہاتھوں پر اپنے جسم کا وزن سنبھال کر وہ لاش کا سینہ کھول رہی تھی اور اس پر دانتوں کی قوت صرف کر رہی تھی۔ اس کے منہ سے خوفناک گھراہٹیں نکل رہی تھیں۔ پھر شاید وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ البتہ اس کوشش میں اس کا چہرہ میری جانب ہوا اور لاش کا چہرہ بھی میری جانب ہو گیا۔ لاش کی گردن شاید پہلے چبا ڈالی گئی تھی مگر چہرہ محفوظ تھا اور گردن کے ساتھ کھال کے کسی ٹکڑے سے جبڑے ہوئے جھول رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور میرے حلق سے ایک دم ایک دلخراش شیخ نکل گئی۔ یہ وہ لڑکی تھی جو رشید کے ساتھ مجھے نظر آئی تھی، جو بھوکی تھی اور بھوکی ہی بھاگ گئی تھی۔ وہی معصوم لڑکی جو املی کے درخت پر چھپی ہوئی تھی اور بھوک سے بےتاب ہو کر کھڑکی کے راستے اندر آئی تھی۔ اسے اپنی زندگی کا خطرہ تھا، اسے اپنی جان کا خوف تھا، اور وہی ہوا اس نے کچھ اس طرح کے الفاظ ادا کیے تھے کہ میرے کانوں میں اب بھی وہ الفاظ گونج رہے تھے۔ بہرحال میری چیخ کی آواز سے لاش پر لپٹی شیوانی نے گردن گھما کر مجھے دیکھا۔ اس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا، پھر اس کے نوکیلے دانت کسی بلی ہی کی طرح باہر نکلے۔ یہ دانت بھی خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر غراتی رہی اور پھر دوبارہ جھک کر اس نے لاش کے سینے میں سر ڈال دیا۔ اپنے دانتوں سے اس نے روپوتی کے جسم میں سے کسی چیز کو جھٹکا دیا اور اس کا کلیجہ دل اور پھیپھڑوں کے ساتھ باہر نکال لیا۔ مجھ پر ایک وحشیانہ جنون سوار ہو گیا۔ میں بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر ایک انسانی پاؤں کی سوکھی ہوئی ہڈی مجھے کچھ فاصلے پر نظر آئی۔ میں نے اسے اٹھا کر گھمایا اور پوری قوت سے شیوانی نے کلیجہ دانتوں میں لے کر ایک لمبی چھلانگ لگائی اور ایک چٹان پر جا چڑھی۔ میں نے دوسری ہڈی اٹھائی اور اس پر ماری تو شیوانی نے اس چٹان سے بھی دوسری چٹان پر چھلانگ لگا دی، پھر دوسری سے تیسری اور پھر کافی اوپر ایک دیوار پر نکلی چٹان پر جا بیٹھی۔ یہ چھلانگیں نپی تلی اور مہارت سے بھرپور تھیں۔ وہ اس وقت بالکل ایک کالی بلی لگ رہی تھی۔ انسان کا اس سے خوفناک روپ کبھی کسی نے تصور بھی نہ کیا ہوگا جو میں دیکھ رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر وہ پھر جھک کر بیٹھ گئی، چند لمحات اپنی سیدھی سیدھی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی اور میری طرف سے مزید کوئی تحریک نہ پا کر کلیجہ اسی طرح چپڑ چپڑ کر کے چبانے لگی، مگر میرے غصے کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، کمینی کتیا، تو نے اس لڑکی کو مار دیا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک بار پھر اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر لاپرواہی سے جھک کر کلیجہ چبانے لگی۔ میں بے بسی سے اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ روپمتی کا ادڑا ہوا جسم میرے سامنے پڑا ہوا تھا۔ اچانک میں نے آگے بڑھ کر ایک کھوپڑی اٹھائی اور اس پر نشانہ لگانے لگا۔ میری کھوپڑی اٹھاتے ہی وہ پھر سنبھل گئی تھی۔ وہاں پر سے اس نے ایک اور چٹان پر چھلانگ لگا دی۔ بالکل بلیوں جیسا انداز تھا۔
मैंने उस चट्टान पर खोपड़ी फेंकी तो वो नीचे कूद गई, लेकिन वो मुझ पर हमला नहीं कर रही थी। बस रुक रुक कर गुर्रा रही थी, दांत निकाल रही थी, और मैं दीवानों की तरह मुसलसल उस पर हड्डियां फेंक रहा था। वो इधर से उधर भागती रही और फिर उसने एक बार फिर बड़ी जोर से चीख मारी। उसी वक्त दरवाजे से कालीचरण और धनराज अंदर दाखिल हो गए। धनराज गुर्राई हुई आवाज में बोला, अरे अरे, ये क्या कर रहा है तू? इस बार हड्डी मैंने धनराज पर दे मारी थी। वो मेरे इस वार के लिए तैयार नहीं था। हड्डी उसके सर पर लगी, वो चकरा गया। दूसरे लम्हे वो सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया था। कालीचरण ने मुझे घूरते हुए कहा, कुत्ते के बच्चे, तेरी मौत आ गई है। ये तूने क्या किया? मैंने दूसरी हड्डी उठाकर कालीचरण को निशाना बनाया और वो जल्दी से बैठ गया, और वो हड्डी उसके शाने के पास से निकल गई थी। लेकिन उसी वक्त अकब से खौफनाक गुर्राहट के साथ शिवानी मुझ पर आ पड़ी। वो जबरदस्त तनोतोष की मालिक थी, इसलिए मैं अपना तवाजुन बरकरार न रख सका। मेरा सर जमीन पर लगा और आंखों के सामने तारे नाच गए। मैंने अपने चेहरे के बिल्कुल सामने खून में डूबी हुई शिवानी का चेहरा देखा, जिसके खून आलूदा दांत बाहर निकले हुए थे, मुझसे सिर्फ चंद इंच के फासले पर। उसने मेरे बाल पकड़े और पूरी कुव्वत से मेरा सर जमीन पर दे मारा। दूसरी चोट ने मेरा जहन तारीकियों में डुबो दिया था, और मुझे उसके बाद कोई होश नहीं रहा था। अलबत्ता जब दोबारा होश आया तो माहौल बदला हुआ था। खूबसूरत कमरा, नरम बिस्तर, शफाफ माहौल, और सबसे ज्यादा दिलकश चीज वो दो लड़कियां, जिनके चेहरे बड़े शगुफ्ता थे और जिनकी आंखों में जिंदगी जाग रही थी। जाग गए। एक ने दूसरी से सरगोशी की और वहशतज़दा निगाहों से उन्हें देखने लगा। फिर मैंने कहा, कौन हो तुम? पूजा, रागनी, दोनों ने अपना नाम बताया। मैंने कहा, यहाँ क्या कर रही हो? कहने लगी, आपकी दासियां हैं, नाश्ता करेंगे? मैंने कहा, ये कौन सी जगह है? महाराज विक्रम सिंह का विक्रम विलास। क्यों? शिवानी कहाँ है? मैंने कहा, और वो दोनों चौंक पड़ी। फिर उन्होंने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा और बोली, रानी जी विलास में है। मैंने कहा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आपका संदेशा दे देंगे महाराज, लेकिन। मैंने कहा, लेकिन क्या? यहाँ कोई रानी जी का नाम इस तरह नहीं लेता जैसे आपने लिया है। मैंने कहा, बकवास मत करो जी, नाश्ता लगा दें आपके लिए? मैंने कहा, नहीं, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैंने गुर्रा कर कहा। उन दोनों के चेहरे की शगुफ्तगी रुखसत हो गई। उनमें से एक ने दूसरी को धकेला, दूसरी पहले ही दरवाजे की तरफ खिसकने लगी थी। दोनों एक दूसरे को धकेलते हुए कमरे से बाहर निकल गईं, और मैं खूनी नज़रों से पूरे माहौल का जायजा लेने लगा। सर के पिछले हिस्से में टीसें उठ रही थीं। जहाँ चोट लगी थी वहाँ हाथ पहुँच गया। सर के ऊपर एक और सर उभरा हुआ था। उसे सहलाता रहा और मेरा गुस्सा बढ़ता रहा। फिर मैं नीचे उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और ये देखकर मेरा पारा चढ़ गया कि दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैंने चीख कर कहा, दरवाज़ा खोलो, मैं कहता हूँ दरवाज़ा खोलो। लेकिन कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। मेरा जुनून बढ़ने लगा, और जब मेरी आवाज़ का मुझे कोई जवाब नहीं मिला तो मैं कमरे में मौजूद हर शय को तबाह बर्बाद करने लगा। छत पर लटके हुए कीमती फानूस चूर चूर हो गए। दीवारों पर लगी हुई तस्वीरें एक दूसरे से टकराकर फट गईं। मैंने कमरे का हुलिया इस तरह बिगाड़ दिया कि वो एक कबाड़ खाना मालूम हो, लेकिन कहीं से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। बहुत देर तक मैं उस कमरे को बर्बाद करता रहा, मगर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो मैं थक हार कर बैठ गया। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। बहरहाल बहुत देर हो गई। अचानक ही मुझे वैसी ही कोई आवाज़ सुनाई दी, जैसी एक बार बाहर पत्थर के मुजस्मे के मुंह से निकली थी। मैंने वहशतज़दा निगाहों से चारों तरफ देखा। यहाँ तो कोई मुजस्मा भी नहीं था, कोई खिड़की या रोशनदान भी नहीं था। फिर ये आवाज़ कहाँ से आई है? आवाज़ दोबारा सुनाई दी और मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी। यहाँ तबाही फैलाते हुए मैंने दीवार से चंद तस्वीरें भी फेंक दी थी। उन्हें पैरों से रौंदा था। ये शीशी की आवाज़ ऐसी ही एक तस्वीर से उभरी थी, और ये तस्वीर एक बड़ी बड़ी मूँछों वाले शख्स की थी। तस्वीर फट गई थी, लेकिन उसका चेहरा बचा हुआ था। मुझे तस्वीर के होंठ हिलते हुए महसूस हुए। आ, इधर आ, मेरे पास आ, उसने कहा, और मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब पहुंच गया। मेरी हैरत ज़दा निगाहें उस बोलती तस्वीर पर जमी हुई थी। उसने कहा, देख, उधर दीवार में एक कड़ा लटका हुआ है। मैंने उसके इशारे पर उधर देखा। वाकई वहां एक कड़ा मौजूद था। उसने कहा, इसे जोर से खींच, तुझे बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा। तस्वीर के होंठों से आवाज़ निकली। मैंने हैरानी से उस आवाज़ को सुना और कड़े के करीब पहुंच गया। हालांकि बहुत अजीब बात थी, लेकिन इन्हीं अजीब बातों के लिए तो मैंने अपने आप को दर बदर किया था। कड़े के पास पहुंचकर मैंने उसे खींचा तो कड़े के साथ ही एक चकोर सिल खींची चली आई। हालांकि पहले दीवार में कोई निशान नहीं था। उस चकोर सिल के पीछे एक तारीख खला था। न जाने दूसरी तरफ क्या है, मैंने दिल में सोचा। कड़ा छोड़ा तो देखा सिल अपनी जगह पहुंच गई। बहरहाल बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था, और जिस तरह मिला था वाकई वो एक नाकाबिले यकीन सी बात थी। आखिरकार मैं उस खला से दूसरी तरफ पहुंच गया। दूसरी तरफ बहुत कुशादा जगह थी, लेकिन मेरे अंदर दाखिल होते ही दीवार का खला बंद हो गया था और अंदर गहरी तारीकी छा गई। आगे जाने का रास्ता मौजूद था, इसलिए बगैर किसी परेशानी के आगे मैंने कदम बढ़ा दिए। वैसे भी मुझे एक अजीब सा जुनून सवार था। काफ़ी फासला तय करने के बाद रास्ता रोका, लेकिन दाहिने हाथ से रास्ता टटोलने पर अंदाज़ा हुआ कि उस तरफ भी एक सुरंगनुमा जगह है,
चुनाचे उस तरफ चल पड़ा और आगे जाकर ये रास्ता भी खत्म हो गया। मैंने टिटोल कर दीवारों में देखा और सोचने लगा कि अब क्या करूं। दीवारों पर हाथ फेरते हुए कोई 4 फीट की बुलंदी पर अचानक हाथ रुक गया। छू कर महसूस करने वाली हिस्स ने बताया कि यहाँ भी वैसा ही कड़ा लगा हुआ है। जल्दी से उसे पकड़कर जोर लगाया तो तेज रोशनी हो गई। यहाँ भी वही खला मौजूद था। बहरहाल मैं दूसरी तरफ निकल आया और पिछले रास्ते की तरफ उधर आते ही दीवार फिर बराबर हो गई। मगर मैं जिस जगह पहुंचा वो सुर्ख पत्थरों से बनी हुई दीवारों का एक वसी और अरीज कमरा था, जिसमें एक छोटा सा मजबूत दरवाज़ा लगा हुआ था। छत के करीब कई रोशनदान थे और उनमें सुलाखें लगी हुई थी। यकायक मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, कोई है क्या? अरे भाई, कोई है? अगर है तो जवाब दो। मैंने चौंक कर उधर देखा। रोशनदान इतने ऊंचे थे मैं उधर झांक नहीं सकता था। आवाज़ फिर उभरी, अरे कोई है तो मुझसे बात करे, कौन है? मैंने कहा, मैं हूँ। दूसरी तरफ चंद लम्हात के लिए खामोशी छा गई। फिर एक आवाज़ उभरी, कौन हो भाई? मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकाल दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। बड़ी हैरत हुई थी, बहुत ही हैरत हुई थी मुझे। अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था तो ये आवाज़ विक्रम सिंह हाड़ा की थी। तो क्या मैं उस कैद में आ गया हूँ? भाई, मदद करोगे मेरी? उसने कहा तो मैंने पूछा, तुम विक्रम सिंह हाड़ा हो? हाँ, हाड़ा, रंगनगर का हुक्मरान। मेरे भाई, अगर तुम मेरी मदद कर दो बहुत इनाम दूंगा तुम्हें कि तुम्हारी नस्लें आराम से रहेंगी। मैंने कहा, विक्रम सिंह जी, मैं तो खुद यहाँ कैदी हूँ। उसने कहा, कैदी? हाँ, एक बड़ा कमरा है, इसमें एक दरवाज़ा और कुछ रोशनदान है। ओह, क्या तुम्हें भी बांध कर रखा है? मेरा मतलब है तुम्हारे हाथ पांव आज़ाद हैं? मैंने कहा, हाँ, मैं आज़ाद हूँ। अरे भाई, तो दरवाज़ा खोल कर देखो, देखो दरवाज़ा खुला तो नहीं है? विक्रम सिंह ने कहा और मैं चौंक पड़ा। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसे खोल कर देखा मगर वो बाहर से बंद था। विक्रम सिंह की बेचैन आवाज़ उभरी, क्या रहा, कुछ पता चला? दरवाज़ा खुला हुआ है क्या? वो बहुत बेचैन नजर आ रहा था। मैंने अफसोस भरे लहजे में कहा, नहीं, बंद है। वाह, उसकी आवाज़ में बेबसी थी। मैं उस पर गौर करने लगा। कई मिनट इसी तरह गुजर गए लेकिन हाड़ा की आवाज़ नहीं सुनाई दी। मैंने उसे फिर पुकारा, विक्रम सिंह? हाँ, मैं बैठा हुआ हूँ। विक्रम सिंह, तुम शिवानी के शौहर हो ना? मैंने पूछा। विक्रम सिंह हाड़ा, शौहर? शायद ऐसा ही है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? मैंने कहा, मेरा नाम फरीदुल्ला है। उसने कहा, मुसलमान हो? मैंने कहा, हाँ। एक बार फिर चंद लम्हों के लिए खामोशी तारी हो गई। मैंने उसे फिर आवाज़ दी तो वो बोला, हैरान हो रहा हूँ तुम पर। अरे भाई, अगर तुम मुसलमान हो तो तुम इस जंजाल में कैसे आ पहुँचे? ये तो खेल ही दूसरा है। किसी मुसलमान का इन वाक़यात से क्या ताल्लुक़? क्या चक्कर चला था कि जवानी की भूल का शिकार हो गए थे? खैर, इसके अलावा और कोई बात हो भी नहीं सकती। वो कमबख्त ऐसी ही चालाक है, उसे लोगों को जाल में फंसाना आता है। मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, मगर तुम मुझे शिवानी के बारे में बताओ। उसने कहा, वो बुरी आत्मा है, जिसे चाहे अपनी सुंदरता के जाल में फांस लेती है। मेरा तो ख्याल है तुम उसके जाल में फंस कर इस हाल को पहुंचे हो। मैंने कहा, नहीं विक्रम सिंह जी, बस मेरे बारे में ये सवाल ना करो तो अच्छा है। उसने कहा, खैर, जो बात कोई ना बताना चाहे उसके लिए जिद नहीं की जा सकती। वैसे मुझे तुम्हारे यहाँ आने पर हैरत हुई है। मैंने कहा, विक्रम सिंह, एक बात बताओ, तुम्हारे बदन में ये सारी जंजीरें क्यों बांध दी गई हैं, जबकि तुम वैसे भी यहाँ से नहीं निकल सकते? चंद लम्हा के लिए फिर खामोशी छा गई। फिर उसने कहा, विक्रम सिंह, वो अच्छी तरह जानती है कि विक्रम सिंह शेरों का शेर है और उसकी जिस्मानी क़ुव्वतों को ज़ेर नहीं किया जा सकता। उसने मुझे यहाँ रखकर जो तकलीफ़ें दी हैं उसका ख्याल है इस तरह मेरे बदन की क़ुव्वत ख़त्म हो जाएगी। मगर कितनी? आखिरकार भगवंता भगवंता ही रहेगा और भगवंता को अच्छी तरह जानती है। मैंने कहा, भगवंता? ये कौन है? भगवंता के बारे में अगर तुम बाहर निकलकर मालूमात करोगे तो लोग तुम्हें बताएंगे कि भगवंता कौन है, उसने कहा। मैंने पूछा, मगर मुझे तुम ही बता तो दो। उसने कहा, मेरे स्वर्गवास पिता रवान सिंह बहुत बड़े जागीरदार थे और उसके साथ ही साथ बड़े नामी गिरामी पहलवान। उनको पहलवानी का शौक़ था, मगर उनका ये शौक़ मेरी माता को पसंद नहीं था। मुझे भी पिताजी को देखकर ये शौक़ पैदा हुआ और मैंने पहलवानी शुरू कर दी, मगर विक्रम सिंह के नाम से नहीं, भगवंता के नाम से। मैं भेस बदल कर कुश्तियाँ लड़ता था और मैंने आसपास के सारे इलाकों में भगवंता के नाम की धुन बजा दी थी। बड़े बड़े पहलवान पिछाड़ दिए थे मैंने। माता पिता मर गए, मेरी शादी हो गई, मगर भगवंता भगवंता ही रहा। लोग कभी ना जान पाए कि विक्रम सिंह हाड़ा ही भगवंता पहलवान है, मगर जानती थी तो वो, हाय काश मैं उससे भी ये बात छुपा लेता। मैंने कहा, कौन? कहने लगा, वही गंदी आत्मा शिवानी। मैंने कहा, शिवानी तुम्हारी बीवी नहीं है? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी शादी हो गई थी। कहने लगा, हाँ, वो कोई और थी और उसका नाम सीता था। ओह, मैंने कहा। विक्रम सिंह एक बार फिर खामोश हुआ था और मैंने उसे आवाज़ें दी थी। फिर मुझे यूं लगा जैसे वो रो रहा हो। बात समझ में नहीं आई थी। बहुत वक्त गुजर गया। मेरे बार बार पुकारने के बावजूद विक्रम सिंह ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और मैं परेशानी से सोचने लगा कि ये खेल तो बड़ा लंबा हो गया है।
दिल ही दिल में मैंने प्रोफेसर को आवाज़ दी और कहा कि प्रोफेसर, ये किस अजाब में गिरफ्तार कर दिया है तुमने मुझे। यहाँ तो मैं बेबस हो गया हूँ और कुछ भी नहीं कर पा रहा। प्रोफेसर की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी तो मैंने हेरेट और लारा को पुकारा, जिसके बारे में प्रोफेसर ने कहा था कि ये दोनों मेरे मददगार होंगे। लेकिन सब कुछ बेकार रहा और अब मेरे अंदर खौफ सा बेदार होने लगा था। ये क्या अजाब शुरू हो गया? अगर ये खेल लंबा हो गया तो मेरी ज़िंदगी को खतरा भी पेश आ सकता है। सब कुछ खत्म हो गया था। रशीद भी भाग गया था और बाकी और कुछ भी नहीं। पता नहीं यहाँ मेरा क्या होना था। काली चरण और रानी शिवानी, ये सब कुछ बड़ी मुश्किल चीज़ें थी। मैं उनसे कैसे निमट सकूंगा? अपनी इस कैद में बैठा मैं यही सोच रहा था कि ज़िंदगी में जो वाक़यात पेश आए उनमें मेरा कितना कसूर था। बस इतना ही कहा जा सकता है कि मैंने इमली वाले भूत से ख्वामखा की दुश्मनी मोल ले ली थी। अगर तेजा से ये झगड़ा ना पालता तो यकीनी तौर पर आज सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहा होता। मेरे माँ बाप तक दर बदर ना हो गए होते। मैं एक मफरूर कैदी ना होता। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ दिल के अंदर एक और एहसास भी था। वो ये कि अगर वाकई मुझे पुरस्रार उलूम पर दस्तरस हासिल हो गई तो मेरी ज़िंदगी बन सकती है। एक बंदर नचाने वाले का बेटा माहौल का हुक्मरान बन सकता है। उसके बाद इस बात के इम्कानात भी थे कि मैं अपने माँ बाप को तलाश कर लूँ, उन सब लोगों को पा लूँ जो मुझसे बिछड़ गए हैं। एक लगन भी थी, एक एहसास भी था, एक ख्वाहिश भी थी और अंदर की ये तमाम ख्वाहिशें मुझे संभलने पर मजबूर कर रही थी। कुछ पाने के लिए मुश्किलात का सामना तो करना ही पड़ता है। जो उनसे घबराए तो कुछ पाना मुमकिन ना होगा। न जाने कितनी देर इसी तरह गुजर गई। मैंने इस दौरान कई बार विक्रम सिंह को आवाज़ें दी लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। फिर अचानक ही मुझे ये महसूस हुआ कि जैसे दरवाजे पर कोई मौजूद है। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। दरवाज़ा खुला और मुझे वही मनहूस शक्ल नजर आई जिसे मैंने पहले भी देखा था। उसने बड़ा सा थाल अंदर खिसका दिया। उसमें फलों के अंबार थे। थाल के खिसकाते ही उसने दरवाज़ा फुर्ती से बंद कर दिया। ये मेरे लिए खुराक थी और जितनी थी उससे अंदाज़ा होता था कि शायद कई दिन के लिए है। फलों के अलावा नारियल भी थे जो पानी की ज़रूरत पूरा करते थे। इसका मतलब ये कि अब मुझे काफ़ी अरसा के लिए यहाँ रहना पड़ेगा। बहरहाल इस भूख से दीवाना हुए जा रहा था। चुनाचे फलों पर टूट पड़ा। फल खाए, नारियल का पानी पिया और उसके बाद ज़मीन पर लेटकर आंखें बंद कर लीं। फिर जब आंख खुली तो अंधेरा छा गया था। गालिबन रात का कोई पहर था। सोच के अलावा और क्या हो सकता था मेरे पास। सब्र और सुकून से फिर आंखें बंद कर लीं और दोबारा सो गया। फिर जब जागा तो सूरज की किरणें दिन निकल आने का पता दे रही थीं। मेरे बदन पर एक अजीब सी सुस्ती थी। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।